तो आइए स्टार्ट करते हैं FST 10 के सॉल्यूशन के साथ, है ना। आपने हाथ में पेपर और पेन ले लीजिए और जो भी अगर बेटर सॉल्यूशन मिलता है और इफ इट इज अ शॉर्टर वन प्लीज नोट इट डाउन और कोशिश करें कि अपनी मेहनत जारी रखें, मेहनत करते रहें लगातार। प्रोबेबली आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो बेटा इस समय को यूटिलाइज करें, मेहनत करें, ये आपको पे ऑफ करेगी डेफिनेटली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्रूशियल टाइम है आपकी लाइफ के लिए, तो आप मेहनत ऑन रखें। ऑल दी बेस्ट। चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा मेरे को क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन को सुनते हैं एक बार। Question number 1. Find the viscosity of glycerine having density 1.3 gram per cubic centimeter if a steel ball of 2 mm radius and density 8 gram per cubic centimeter acquires a terminal velocity of 4 centimeter per second and falling freely in the tank of glycerine. देखो बेटा, यहाँ पर बेटा मेरे को डेंसिटी दे रखी है, बॉल की भी डेंसिटी दे रखी है, मेरे को ग्लिसरीन की भी, दैट इज मेरे को फ्लूइड की भी डेंसिटी दे रखी है, मेरे को मटेरियल की भी डेंसिटी दे रखी है। बेटा मेरे से पूछा क्या है, पूछा मेरे से ये है कि आपको ये बताना है इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी होती है 2/9r² डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू g/eta, है ना। ये कहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बेटा जो स्टोक्स लॉ होता है 6π/rv, जिसको हम बोलते हैं जो विस्कस फोर्स आता है, दैट इज 6π/rv। वेक्टर फॉर्म में क्या बोलेंगे, 6π/rv रिलेटिव का भी नेगेटिव ऑफ v रिलेटिव इंडिकेट्स कि जो विस्कस फोर्स आएगा बेटा वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। जो भी रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, उससे अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स आएगा। तो बेटा यहां पर जैसे मैंने आपको यहां पे एक सिचुएशन दे रखी है, यहां पर बेटा मैंने क्या सिचुएशन दे रखी है, जो कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड है वो 3v से खुद ही नीचे जा रहा है, ठीक है बेटा, और जो बॉल है वो v से नीचे जा रही है। तो बेटा बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, अगर मैं निकालना चाहूँ, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, बॉल v से जा रही है और फ्लूइड इज मूविंग विद 3v, फ्लूइड जो है वो 3v से जा रहा है। तो फ्लूइड की रिस्पेक्ट में बेटा हम कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, मैं आगे जाता हूं तो मेरे को दुनिया लगती है पीछे जाती हुई मेरी वेलोसिटी के साथ, है ना। तो बेटा फ्लूइड की रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी हो जाएगी, 3v पलट के जब मैं ऊपर दूंगा तो 3v माइनस v रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड विल बी 2v, और जो विस्कस फोर्स आएगा बेटा वो क्या था 6π/rv रिलेटिव, है ना, और v रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज 6π/r2v, और v रिलेटिव ऊपर को है इसलिए मैंने किधर को दिखाया बेटा, डाउनवर्ड। किधर को दिखाया बेटा, डाउनवर्ड। तो बेटा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टोक्स लॉ मालूम होना चाहिए। स्टोक्स लॉ क्या कहता है बेटा, जो विस्कस फोर्स होता है वो बेटा क्या होता है 6π/rv रिलेटिव। बेटा क्या होता है, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, 6π/rv रिलेटिव, और वेक्टर फॉर्म में कहेंगे तो -6π/rv रिलेटिव वेक्टर, है ना। इट इंडिकेट्स कि जो विस्कस फोर्स होगा दैट विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब बेटा जब मैं ये डिराइव करता हूं तो मेरे को क्या क्या ध्यान देना होता है जब मैं टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन करता हूं। बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी अब कांस्टेंट हो गई, मैंने ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में छोड़ा और थोड़ी देर बाद बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो बेटा वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या बता रही है बेटा, देखो एक्सेलरेशन क्या बताता है, 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी में a का चेंज आता है, 1 सेकंड में वेलोसिटी में a का चेंज, सॉरी 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, इसका मतलब 1 सेकंड में चेंज 0 आ रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन इज f/m, इट मींस f इज 0, और टोटल फोर्स बेटा 0। बेटा इसका मतलब क्या होगा बेटा, एक तो लग रहा होगा वेट, और बेटा यहां पर क्वेश्चन में रो से डिनोट कर रखा है, हालांकि मैं इन जनरल टी से डिनोट करता हूं डेंसिटी ऑफ बॉडी को, तो कोई बात नहीं, रो वी जी से कह देंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास इनटू जी वेट हो गया, ठीक है बेटा। और जो बॉयंट फोर्स है वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड वो सिग्मा वी जी, सिग्मा आपको यहां पे फ्लूइड की डेंसिटी कह रखी है बच्चों, है ना। तो सिग्मा वी जी बराबर 6π/rv। बहुत इजीली आप क्या करेंगे, नेट फोर्स को जीरो करने के लिए रो वी जी इज इक्वल टू सिग्मा वी जी प्लस 6π/rv। नीचे का फोर्स, नीचे को क्या लगेगा वेट, वो तो जिंदगी भर से नीचे को ही लगता है, आप सुबह भी उठे तो भी नीचे को लगेगा, है ना। तो बेटा रो वी जी नीचे को है और बॉयंट फोर्स बेटा किधर को लगेगा, ऊपर को लगेगा, और 6π/rv भी ऊपर को लगेगा। तो नेट फोर्स को अगर आप जीरो लिखेंगे, रो वी जी जो नीचे था और सिग्मा वी जी प्लस 6π/rv, यहां से v आपको मिलता है 2/9r² d माइनस रो g/eta। अगर d आप डेंसिटी ऑफ बॉडी को बोले, रो अगर आप डेंसिटी ऑफ
फ्लूइड को बोले, यहाँ पर रो बोल रखा था 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g/eta। बेटा मैंने ये वही मैंने एक्चुअली जो उन्होंने सिंबल्स यूज किए वही सेम सिंबल्स मैं यूज करना चाह रहा हूं जो क्वेश्चन में किए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g/eta, है ना। एक बार बोलेंगे 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g/eta। ठीक है बच्चों, बच्चों देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको याद क्या रखना है, टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू r² है। ठीक है, जी जितना ज्यादा उतनी ज्यादा होगी, आप फील कर सकते हैं जी तो ऊपर ही आएगा, जी ज्यादा तो मतलब अगर मान लो ऐसे प्लेनेट पे चलेगा जहां जी कम है तो नीचे को फोर्स कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी जो आएगी वो कम आएगी। जी कहीं पे ज्यादा होगा तो ज्यादा आएगी, है ना। ईटा ज्यादा होगा, शहद में बॉडी तेज भागेगी या पानी में? पानी में, हवा में और तेज। तो जितना विस्कस फोर्सेस ज्यादा होंगे उतना बॉडी हल्के दौड़ेगी, उतना बॉडी हल्के दौड़ेगी, टर्मिनल वेलोसिटी कम आएगी। तो बेटा अब यहां पर क्वेश्चन में आपको पता है क्या क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ बॉडी दे रखी है 8 और ये दे रखी है 1.3, है ना, और रेडियस आपको दे रखा है 2 mm, है ना, और आपको टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी शायद मैं आपको बताता हूं कितनी दे रखी है, एक मिनट। डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रेडियस दे रखा है आपको, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, एक ही अननोन है बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बेटा एक ही अननोन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एक तो अननोन होना ही चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता है ना यार, सब कुछ दे देंगे तो, है ना, निकालेंगे क्या कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे इसी बात पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मेरे को क्या कह रहा है, एक बार रीड करके सुनते हैं। Question number 2. A hydrogen atom and a Li2 plus ion are both in the second excited state. If LH and LLi are their respective electronic angular momentum and EH and ELi their respective energies, then question. बेटा देखो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, बेटा यहाँ पर LH और LLi है, एंगुलर मोमेंटम सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है सेकंड लेवल, सेकंड एक्साइटेड होती है थर्ड लेवल। ठीक है बेटा, अब बेटा मेरी बात सुनेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे है बच्चों, है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे बेटा यूज क्या होगा, MVR इक्वल टू NH/2π, MVR इक्वल टू NH/2π, है ना। और बेटा ये शायद मेरे को करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि n दोनों के लिए सेम है, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम तो सेम ही होगा, एंगुलर मोमेंटम तो सेम ही होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, एनर्जी होती है बेटा -13.6 Z²/n², ये एनर्जी होती है -13.6 Z²/n², और Z किसका ज्यादा, लिथियम का या हाइड्रोजन का? डेफिनेटली लिथियम का। तो बेटा इसका मतलब लिथियम का जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा, लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी मोर, दैट विल बी मोर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं। Number 3. A magnet is made to oscillate with particular frequency passing through a coil as shown in the figure. The variation of EMF induced across the coil during one cycle with time is best represented by the graph. बेटा बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ना ये मैग्नेट ना इसके अंदर ऑसिलेट कर रही है लगातार। बेटा मैग्नेट इसके अंदर ऑसिलेट कर रही है, आपसे ये नहीं कह रहे हैं ग्राफ बनाइए, आप खाली बताइए सही कौन सा है। तो आपको बस पता है क्या देखना था, बहुत ध्यान से, और बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, जो ग्राफ दे रखा है। एक्चुअली अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो वो गलत दे रखा है, पर बेटा मेरे को बेस्ट रिप्रेजेंटेड भी पूछ रखा है। खाली आपको ये देखना डायरेक्शन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, अगर आप ये देख पाएंगे तो आप बड़े आराम से आंसर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब बेटा ये 4 ऑप्शन दिए है, आइए देखिए बेटा मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। मैंने इसका एक सोल्यूशन बनाया है ना, जो गिवन सोल्यूशन था दैट वाज नॉट दैट गुड। बेटा देखो ये मैंने आपको एक कंडीशन दिखाई है, ये एक सोलेनॉइड है और उसके अंदर बार मैग्नेट जा रही है। ठीक है बेटा, ये 2 फिगर है बेसिकली मेरे पास, है ना, ये एक बार मैग्नेट जा रही है। अब बेटा मैंने 2 कंडीशन लिए, एक बार मैग्नेट जब बिल्कुल बीचों बीच है, जब बार मैग्नेट बिल्कुल बीचों बीच है ना, तो बेटा जब मान लो 2 मीटर का सोलेनॉइड है, 100 सेंटीमीटर तक यहां तक सोलेनॉइड है यहाँ से, और 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर भी सोलेनॉइड है, और फील्ड लाइंस देखो आपको दिखा रखी हैं यहाँ से एंटर, मतलब लगातार सब में डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन सेम है। शायद आप ये बात समझ सकते हैं, है ना। जो फील्ड लाइंस आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं। अब बेटा देखो मैं मान लो इस बार मैग्नेट को 10 सेंटीमीटर आगे करूं, तो इधर जो अभी मेरे पास 100 सेंटीमीटर था आगे, बार मैग्नेट से आगे वाला पोर्शन, अब वो क्या रह जाएगा बेटा 90। क्या रह जाएगा बेटा 90। अब बेटा जब वो रह जाएगा 90, है ना, और इधर क्या रह जाएगा बेटा 110, तो बेटा मैं कह सकता हूं 90 से 100 वाला पोर्शन कम हो गया और 100 से 110 वाला इधर आ गया। नहीं समझ में आया बेटा, पहले 0 से लेके 100 तक वाला पोर्शन था इधर, 0 से लेके 100 तक वाला पोर्शन था इधर, ये वाले केस में, है ना, जब वो मैग्नेट बिल्कुल बीचों बीच थी, है ना। तो बेटा जब मैग्नेट बिल्कुल बीचों बीच थी तो 0 से 100 वाला पोर्शन इधर भी था, है ना बच्चों, और 0 से 100 वाला पोर्शन इधर भी था, है ना। अब बेटा अब क्या किया है मैंने, जब 10 इधर खिसका दिया, इधर 0 से 90 है और इधर 0 से 110 है,
तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं इस कंडीशन में 90 से 100 वाला इधर गायब हो गया और उसके बदले में 100 से 110 वाला आ गया। बेटा 90 से 100 में तो फील्ड ज्यादा ही होगी, पास में फील्ड ज्यादा होती है और दूर कम होती है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ज्यादा फील्ड वाला रीजन था वो गायब हो गया, जो ज्यादा फ्लक्स वाला पोर्शन था उसको हटा के कम फ्लक्स वाला डाल दिया। दैट इज इन नेट फ्लक्स हैज डिक्रीज्ड, दैट इज इन नेट फ्लक्स हैज डिक्रीज्ड। बेटा 90 से 100 वाले पोर्शन में जो फ्लक्स जाना था वो ज्यादा जाना था और 100 से 110 में जो फ्लक्स जाएगा वो कम जाएगा, इसलिए इन नेट फ्लक्स हैज डिक्रीज्ड। और आई कैन से flux through the solenoid will be maximum when magnet is exactly at the middle, when magnet is exactly at the middle, है ना। आइए एक बार अंग्रेजी में पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Magnetic flux through the solenoid is maximum when magnet is in the middle. As it goes further, the flux from right hand side decreases from region 90 to 100, यही समझाया था। 90 से 100 वाला गायब हो गया and on left hand side it increases from 100 to 110, from 100 to 110, है ना। लेसर देन दी डिक्रीज, लेसर देन दी डिक्रीज, है ना बेटा, लेसर देन दी डिक्रीज, ये मेरे को कह रखा है यहाँ पे, है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेसर देन दी डिक्रीज, है ना। जो डिक्रीज आ रहा है ना, वो आ रहा है ज्यादा और जो इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है कम। तो बेटा पहले दोनों तरफ बराबर था, इस तरफ बेटा क्या है, घट गया, इस तरफ बेटा क्या हुआ, घट गया, और इस तरफ बेटा क्या हुआ, बढ़ गया, लेकिन बढ़ा उतना नहीं है जितना घटा है। इसलिए इन नेट आई कैन से द मैग्नेटिक फ्लक्स हैज डिक्रीज, और आई कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और आई कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन मैग्नेट इज एग्जैक्टली एट द मिडिल। तो बेटा अब सोच के देखो, अब आप मेरी बात, यहां जो मेरे को बेटा ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना, ये जब ये अंदर आएगा, सोचो जब तक सेंटर तक पहुंच रही है मैग्नेट, तब तक क्या होगा बेटा, तब तक क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, अपोज करने के लिए कोई एक डायरेक्शन नहीं। और जब मिडिल से उधर को पहुंचेगा, जब मिडिल से उधर को पहुंचेगा तो बेटा अब क्या होगा, घटेगा। पहले अगर एक डायरेक्शन है तो बाद में दूसरा डायरेक्शन है, तो आधे मोशन में ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब आधे मोशन में डायरेक्शन कहां चेंज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। अभी एक कंप्लीट साइकिल के लिए ग्राफ बनाना है, तो अभी बेटा आधे मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इससे यही हो गया, हाँ आधे मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, हाँ ये या ये। अब बेटा सोच के देखो, जब साउथ पोल दूर जाएगा तो अगर फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ आ रहा है तो साउथ पोल के पास आने से फिर अपोजिट आना चाहिए। तो इसका मतलब आधे मोशन के बाद जब वापस से मैग्नेट इधर को स्टार्ट होगी, देन डायरेक्शन मस्ट रिवर्स, व्हिच इज नॉट रिवर्सिंग इन ऑप्शन 4। तो इसका मतलब द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। बेटा अगर आपको कहीं पर भी समझ में ना आए तो आप कोशिश करें 3-4 बार भी आप सुनिए, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है विच आई एम नॉट मेकिंग इट दैट क्लियर, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप एक व्हाट्सएप कर दो मेरे को। कमेंट शेयर में पढ़ नहीं पाऊंगा वीडियोस में, है ना, तो आप एक व्हाट्सएप कर देंगे मेरे नंबर पे 9823897285, सो दैट आई कैन आंसर यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। में एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा अगर आपको ऐसा लगे तो, है ना। इसके बाद बेटा ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है। Question number 4. A and B are two metals with threshold frequencies 1.8 into 10 to the power 14 Hz and 2.2 into 10 to the power 14 Hz. Identical photons of energy 0.825 electron volt each are incident on them. Then photoelectrons are emitted from. बेटा देखो यहाँ पर पता है क्या, दो मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज दे रखी है ना बेटा, और यहाँ पर मेरे को कह रखा है इतनी एनर्जी के फोटॉन्स आ रहे हैं, इतनी एनर्जी के फोटॉन्स आ रहे हैं। अब बेटा देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको बताता हूँ, है ना। एक बेटा ये मेरे पास ना सॉल्यूशन अवेलेबल है ना, तो जो अवेलेबल है उसमें देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। बेटा इन्होंने जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी थी उससे इन्होंने क्या करना है बेटा, अगर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं निकाल सकता हूँ, वर्क फंक्शन नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, h0, कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, h0, है ना। तो h0 से मैं क्या करूंगा बेटा, मैं बड़े आराम से वर्क फंक्शन निकाल लूंगा जूल्स में, अपॉन ई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है बेटा। तो ऐसे मैंने दोनों के वर्क फंक्शन निकाल लिए, 0.72 और 0.88। 0.825 एनर्जी का फोटोन अगर मेरे पास आएगा तो बेटा वो इससे निकाल पाएगा या इससे, ए से निकाल पाएगा, बी से नहीं निकाल पाएगा। पर बेटा मेरे को ये मेथड उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बेटा इसमें दो कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, दो का मेरे को वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ रहा है। बेटर मेथड विल बी, मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटॉन्स पता थे आ रहे हैं। अगर बेटा 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स आ रहे तो 0.825 इंटू ई,
दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये जूल्स में एनर्जी हो गई फोटोन की, उसको एच न्यू से कंपेयर करके उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, जो कि बहुत इजी कैलकुलेशन, आपको 2 इंटू 10 की पावर 14 मिल जाएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 की पावर 14 जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। अब बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है 2 इंटू 10 की पावर 14, इसकी एनर्जी निकाली एक कैलकुलेशन, जिससे आप डायरेक्टली कह सकते हैं इससे ज्यादा है और इससे कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को वो निकाल पाएगा, ए से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएगा और बी से नहीं निकाल पाएगा। तो आंसर क्या होगा? ए अलोन। किससे इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे? फ्रॉम ए ओनली। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात आपको, है ना? तो बेटर सॉल्यूशन विल बी, आपको इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो मेरे को क्या कह रहा है। Question number 5. When an object is kept at a distance of 5 cm from the pole of a concave mirror, a virtual image is formed. If the object distance is 15 cm, a real image is formed. Both the images have same magnification. The focal length of the mirror is. प्यारे बच्चों, मैं आपको बस बेटा ये कहना चाह रहा हूं, 5 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं तो भी वही मैग्निफिकेशन आ रहा है कॉनकेव मिरर में, और बेटा 15 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं तो भी वही मैग्निफिकेशन आ रहा है ना? अब बेटा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन आ रहा है, सेम साइज ऑफ इमेज मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? आइए बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, क्या सेम साइज का मिल भी सकता है? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। कैसे पता बेटा मेरे को? कॉनकेव मिरर में जब पोल से फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो बनती है बेटा वो बड़ी बनती है ना? वो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बेटा? बड़ी बनती है ना? एक रे ऐसे जाएगी और जो फोकस से जाती हुई लगेगी वो कैसी हो जाएगी बेटा? पैरेलल। तो ये कहां बन गई फाइनल इमेज? यहाँ पे बड़ी। और बेटा जब f से 2f में होता है तो भी बड़ी इमेज बनती है ना? अगर ये मेरे को याद है तो मेरे को क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, अगर 5 सेंटीमीटर पे एक इमेज बन रही है और 15 सेंटीमीटर पे दूसरी बन रही है और दोनों का साइज बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर लाइज बिटवीन 0 एंड f, दैट इज पोल एंड फोकस। तो 5 सेंटीमीटर पोल और फोकस के बीच में है ना? तो बेटा मैं बस आपको ये कह सकता हूं कि जो फोकल लेंथ है वो 5 से बड़ी होगी और 15 से छोटी होगी, क्योंकि 15 पे जब मैं रख रहा हूं, 15 पे जब मैं रख रहा हूं तो मेरे को बेटा फिर से सेम साइज की मिल रही है। f से 2f में रखूंगा तो फिर 2f से इंफिनिटी में बड़ी इमेज मिलेगी, पोल से फोकस में भी बड़ी मिल रही है। तो बेटा मेरे को ये बिल्कुल पक्का पता लग चुका है कि फोकल लेंथ 15 से कम होगी और 5 से ज्यादा होगी। ऐसा ऑप्शन मेरे को केवल एक मिलेगा। नेगेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो रियल ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, है ना? तो बेटा इमेज कैसी आती है बेटा? पोल से फोकस के बीच में आती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। मेरे को लग रहा है प्रोबेबली आपको याद होगी ये बात, नहीं तो एक बार रे डायग्राम बना के तुरंत से देख लें अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन है ना? तो और बाकी अगर मेरे को इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करना हो तो मैं कंप्लीटली सॉल्व कर देता हूं। छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करा देता हूं। ये बेटा देखो, ये कह रहा है फॉर स्फेरिकल मिरर, थोड़ा सा लाइट कलर आ गया बाई चांस, है ना? स्फेरिकल मिरर्स के लिए Question number 6. तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो स्फेरिकल मिरर्स के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है स्फेरिकल मिरर्स के लिए बेटा, उसके 3 रिलेशंस होते हैं, माइनस वी बाई यू, एफ माइनस वी बाई एफ, f upon f minus u, minus v by u, f minus v by f, f upon f minus u। साथ साथ बोलेंगे एक बार, minus v by u, f minus v by f, f upon f minus u, है ना? बड़ा बड़ा कर देता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। माइनस v by u, f minus v by f, f upon f minus u। याद कैसे रखेंगे? u तू तड़ा करने वाले हमेशा नीचे आएंगे, तू तड़ा करने वाले हमेशा नीचे आएंगे, है ना? तो तू तड़ा करने वाले हमेशा नीचे आएंगे, v हम लोग ऊपर आएंगे। हम लोग कहां आएंगे बेटा? ऊपर आएंगे। तो बेटा जो v जो टीम वाले हैं वो कहां आएंगे? ऊपर, और u तू तड़ा करने वाले बेटा कहां पे आएंगे? नीचे आएंगे। तो बेटा माइनस v बाई यू, f माइनस v बाई f, f अपॉन f माइनस u, है ना बेटा? तो यहां पर क्या होगा कि v वाली चीज ऊपर आनी है ना? हमेशा याद रख लेंगे, है ना? u वाली चीज नीचे आनी है। तो बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले हो गए अपने पास? कितने रिलेशंस हो गए? माइनस v बाई यू, f माइनस v बाई f, f अपॉन f माइनस u, ठीक है? और लेंस के लिए बेटा क्या क्या होते हैं रिलेशन? लेंस के लिए क्या क्या होते हैं रिलेशन? u के बदले माइनस u आ जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा? v बाई यू, f माइनस v बाई f और f अपॉन f प्लस u। बेटा आपको याद होगा लेंस में 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f होता है ना? और
मिरर में जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u के बदले माइनस u आएगा बेटा, है ना। तो आपको खाली यहां पर नेगेटिव हटाना है और यहां पे प्लस लगाना है। अब बेटा मेरे को मिरर के लिए कह रखा है दो पोजीशन के लिए सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन। एक के लिए क्या आएगा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, दूसरे के लिए क्या आएगा बेटा उतना ही नेगेटिव मैग्निफिकेशन। तो f अपॉन f माइनस एक्स। बेटा अब आप सोच रहे होगे क्यों मैं x को नेगेटिव नहीं ले रहा हूं इंसिडेंट रेज से अपोजिट डायरेक्शन पर, फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। तो बेटा मैं हर जगह नेगेटिव लगाऊं फिर काटूं, है ना, मेरे पास टाइम पास करने के लिए टाइम कम है। तो f अपॉन f माइनस एक्स, f अपॉन f माइनस वाई, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहां से हम बड़े आराम से f को काटेंगे गुस्से में आके और यहां से f की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू f की वैल्यू क्या है x प्लस वाई बाई टू। सो इफ वी गेट सेम मैग्निफिकेशन एट x एंड y देन फोकल लेंथ विल बी अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे, है ना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। Ox mode. In the reading shown in the figure, find the zero error. बेटा देखो जीरो एरर ना दो तरीके की होती है। अगर मैं हल्का सा रिवाइज कराऊं आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर। बेटा जीरो एरर ना आप इन जनरल आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। मान लो एक वेइंग मशीन है ना। अब अगर उस वेइंग मशीन पे अगर आप खड़े होकर अपना वेट नापते हैं, मान लो पहले से ही आपके खड़े होने से पहले ही वो 2 kg नाप रही है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सपोज करो आपका वेट है 90, तो बेटा वो कितना नापेगी 92। उससे आप समझ जाएंगे आपका एक्चुअल वेट 90 है ना। तो ऐसा नहीं कि तब भी कम है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, वेट कम करने की जरूरत है, थोड़ा सा हंस सकते हैं। ठीक है, तो अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि अगर वेइंग मशीन पहले से ही कुछ पॉजिटिव मेजर कर रही है, अगर वेइंग मशीन पहले से ही कुछ पॉजिटिव मेजर कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो पहले से कुछ नेगेटिव मेजर कर रही है -2, तो बेटा जब आप अगर मान लो तब आपने मेजर किया कि आपका वेट अगर आ रहा है 92 कम मेजर किया उसने, तो एक्चुअल क्या होगा 92, है ना। तो बेटा आपको क्या करना होता है, जीरो एरर को सबट्रैक्ट करना होता है ना। जब आप नेगेटिव होगी तो अपने आप वो -2 करके ऐड होके +92 बन जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? मतलब मैं कह रहा हूं पहले से ही -2 मेजर कर रही है और 90 आपको उसने मेजर करके दिया, तो एक्चुअली वो 2 कम मेजर कर दिए तो 92 होगा ना। तो आप कैसे कहेंगे, रीडिंग माइनस जीरो एरर, रीडिंग माइनस जीरो एरर, है ना। वैसे जस्ट मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव ऑफ जीरो एरर को नाम क्या देता है, जीरो करेक्शन, है ना। ये आप पढ़ने जा रहे हैं जीरो एरर। ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप बड़े आराम समझ जाएंगे। बेटा पहले तो रीडिंग कैसे लेते थे, एक आपको छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूँ। बेटा जब आप रीडिंग लेते हैं ना वर्नियर की, है ना, ये आपको ऐसे फोटो गिवन होती है या अंग्रेजी में लिख के देते हैं मेन स्केल रीडिंग ये है और वर्नियर स्केल रीडिंग ये है। तो बेटा अगर मेन स्केल रीडिंग प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं 10 के बाद 11, 12, 13, तो मेन स्केल रीडिंग इज 13। ठीक है बेटा, और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी है बेटा वर्नियर स्केल रीडिंग, 8। कितनी है बेटा, 8, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, क्या विड्थ है इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की विड्थ हो जाएगी 13.8 mm। भाई क्लियर हुई बात या नहीं क्लियर हुई? तो मेन अगर मेरे को बेटा यहां पर ना ज्यादातर क्वेश्चन में यही गिवन होता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन। क्या गिवन होता है बेटा, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन और 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm कह देते हैं। लीस्ट काउंट क्या होती है बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। आगे हमारे जो आगे पेपर्स और होंगे उसमें जहां जहां जो क्वेश्चन आता रहेगा उस तरीके का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता चला जाऊंगा, है ना। लेकिन बस जस्ट आपको भी ये बता रहा हूं मेन स्केल रीडिंग क्या है 13 और कौन सा वर्नियर डिवीजन मैच कर रहे हैं 8th, है ना। आप देखो मतलब मेरे को लगता है कोई ना बड़े आराम से जिसको अगर वर्नियर के बारे में कोई भी नॉलेज ना हो तो इसके एग्जांपल इसको देखते ही कोई ये तो नहीं कहेगा कि 13.5 से कम है, 13.5 से बड़ा है। 13 तो यहाँ पे आ रही है, 14 आ रहा है, 14 के पास में हल्का सा अंदाजा भी लग रहा है, हाँ यार ये 13.8 या 9 के आसपास की बात ही कर रहा है, देखते ही अंदाजा लग रहा है ना। तो बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप मेजर करते हैं। अब बेटा जीरो एरर ये कैसे देखेंगे, तो बेटा जीरो एरर मतलब एक्सेस रीडिंग है ना। जो हमारा क्वेश्चन है ना वो भी यही है। हालांकि हमारे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन, ये गिवन नहीं है, जो कि गलत बात है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये नहीं देगा तो कभी कभी ना नीट जैसे एग्जाम्स में हमको ना ये कंसिडर कर लेना, तो वो यही कह रहा है प्यारे बच्चों। अब बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर बेटा
जीरो के पहले से ही बाद में आ रहा है, तो मतलब पहले से ही कुछ मेजर कर रहा है, पहले से ही कुछ मेजर कर, कितना मेजर कर रहा है, मेन स्केल रीडिंग 0 है और वर्नियर स्केल रीडिंग 1 2 3, तो क्या हो जाएगी बेटा 0.3 mm। क्या हो जाएगा बेटा आंसर 0.3 mm, जो वो मेजर कर रहा है वही हो जाएगा, है ना, बेसिकली जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर कैसे दिखाते हैं? नेगेटिव जीरो एरर का मैं एक एग्जांपल, ये वर्नियर स्केल है, खूबसूरत देख लीजिए आप, है ना। अब ये थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको ताकि आप आराम से देख पाए। अब बेटा यहां पर ना जीरो से मतलब जीरो से अंदर घुसा हुआ, तो मैं कह सकता हूं मेन स्केल रीडिंग इज -1। मेन स्केल रीडिंग बेटा क्या है यहाँ पे -1 और वर्नियर स्केल रीडिंग है 1 2 3 4 5 6 6, तो -1 प्लस 0.6 क्या हो जाएगी बेटा -0.4, दैट इज जीरो एरर विल बी -0.4, जीरो एरर विल बी -0.4, है ना। बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि यहां पर देखो माइनस, अब देखो मैं जानता हूं कि जो एक्चुअली में जो जीरो आ रहा था, जीरो से अंदर घुसा हुआ है, तो इसका मतलब पहले वाला जो मेन स्केल रीडिंग होगी उसको मैं -1 कह सकता हूं, आप इमेजिन कर लो, ठीक है। और वर्नियर स्केल कौन सा मैच कर रहा है 6, तो -1 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा बेटा -0.4। इस तरीके से जीरो एरर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है बेटा। तो जहां पर अब जो मेरा क्वेश्चन था वो भी बेटा यही था, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन जो था, मैं एक बार वापस से खोलता हूं क्वेश्चन को। तो बेटा यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो से आगे है पहले से वर्नियर स्केल, और कौन सा मैच कर रहा है 1 2 3, जो मैंने क्वेश्चन कराया था वही है बेसिकली 0.3 mm इज दी जीरो एरर। 0.3 mm और सेंटीमीटर में कहेंगे तो 10 से डिवाइड कर लोगे या बेहोश हो जाओगे? कर लेंगे मेरे हिसाब से बड़े आराम से, है ना। चलिए आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। ये Question number 7. In a single slit experiment, the width of slit is reduced. Then the linear width of the principal maxima. Question number 8. बेटा हमने लीनियर विड्थ को रिड्यूस कर दिया। देखो ये बेटा एरो पता क्या बता रहा है, ये एरो बता रहा है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, है ना। चलिए आइए देखिए वो एक्चुअली हम भी ना कैमरे से बात करते करते बोर हो जाते, थोड़ा सा मजाक कर लेते कैमरे से। तो आइए बेटा मेरी बात सुनेंगे प्यारे बच्चों, ये जो अगर मैं d को रिड्यूस करूंगा तो बेटा d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये nth मिनिमा के लिए होता है। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बतानी है तो d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा करेंगे, d को घटा रहे हैं तो थीटा बढ़ेगा क्योंकि इधर कांस्टेंट है। वैसे फर्स्ट मिनिमा की बात करनी है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा मतलब पहला मिनिमा जहां पे आएगा वहीं पे तो सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होगा, तो थीटा तो बढ़ जाएगा, d कम होगा क्योंकि इधर कांस्टेंट है। मेरे को कहना चाहिए था d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, ठीक है बेटा। तो अब d को कम कर रहा हूं तो थीटा बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि d sin थीटा इज कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ना जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो तो बढ़ेगी, पर बेटा अगर आपने छेद को छोटा कर दिया, अगर आपने ओपनिंग का साइज रिड्यूस कर दिया तो लाइट तो कम आएगी ना, इंटेंसिटी तो कम होनी ही है। तो बेटा इंक्रीज कर जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, लीनियर विड्थ बेटा इंक्रीज कर जाएगी, बट लेस ब्राइटर होगी। वो कैसी होगी बेटा? लेस ब्राइटर। अब बेटा ये जो लेस ब्राइट और ज्यादा ब्राइट अगर ये कोई फील ना कर पाए, है ना, तो आप मेरे को मिले, मैं आपको उठा के फेंक दूंगा, ठीक है बेटा। बेटा अगर ना खिड़की कम खोलोगे तो रोशनी कम आएगी, खिड़की ज्यादा खोलोगे तो ज्यादा आएगी, है ना। चलिए ये बेटा आगे चलते हैं। अच्छा परेशान नहीं होंगे, हम उठा के फेंकेंगे वगैरह नहीं, हमारे में ताकत भी नहीं ज्यादा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। Consider the situation shown in figure. Mass of block A is small m and that of block B is 2m. The force constant of the spring is K. Friction is absent everywhere. System is released from rest with the spring unstretched. The maximum extension of the spring xm is. बेटा मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है। बेटा ये इनिशियली ना नेचुरल लेंथ में था, ये फोटो दिखा रखी है, देखिए बहुत ही सुंदर। अब इसको हमने यहां से छोड़ा तो बेटा क्या होगा, ये हल्के हल्के जाएगा और ये कहीं पे मैक्सिमम एक्सटेंशन है, फिर वापस आना चालू होगा। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बेटा जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा। तो आप कह सकते हैं जो भी ग्रेविटी वर्क करेगी सारा का सारा स्प्रिंग के पास आ जाएगा, है ना। ये सॉल्यूशन इन्होंने दिखा रखा है, देखिए बड़े सुंदर लोग हैं ये लोग। 2mgx, क्योंकि 2m इसका मास बेटा 2m है, इसका मास 2m है, इसका m है, तो ग्रेविटी किस पे वर्क करेगी बेटा? डेफिनेटली जो नीचे जा रहा है, जो इस पे चल रहा है उस पे तो वर्क होगा नहीं ना बेटा, F डॉट s। तो 2mg इंटू एक्स, ये ग्रेविटी ने वर्क किया और स्प्रिंग के पास एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स को काटे और दूसरा एक्स निकाल लें, 4mg बाय k इज द आंसर, है ना। और अगर मैं आपको दूसरा तरीका एक बताऊं तो क्या बोल सकते हैं? 2mg माइनस टी प्लस टी माइनस के एक्स। टोटल फोर्स हो गया 2mg माइनस टी प्लस टी माइनस के एक्स। और टोटल फोर्स अगर a माइनस बी एक्स टाइप का होता है
तो बेटा उस कंडीशन में होता क्या है, रुकता कहां पे है, इक्विलिब्रियम से डबल पे। कहां पे रुकता है, इक्विलिब्रियम से डबल पे। ऐसा क्यों होता है, आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बेटा फोर्स इज ऑफ द टाइप ऑफ a माइनस बी एक्स। तो बेटा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का बेटा मतलब क्या होता है, जहां पर बॉडी रुकी हुई होती है ना। ये बेटा गलत कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पे नेट फोर्स क्या होता है बेटा, जीरो। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, है ना। तो बेटा ये आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पे नेट फोर्स जीरो है। अगर ये a माइनस बी एक्स टाइप का, सोच के देखो, जितना यहां तक बेटा पॉजिटिव वर्क होगा उतना ही अगले x में नेगेटिव होगा। तो बेटा जितना पॉजिटिव वर्क हो, जब उतना ही नेगेटिव हो गया, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी उतनी वापस से घट के क्या हो गई बेटा, जीरो। क्या हो गई बेटा, घट के जीरो, है ना बेटा। तो यहां से बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा कि आपको बस ये देखना है, ये नेट फोर्स आपने निकाला, इसको आपने जीरो कर दिया, है ना। वो 2mg/k पे हुआ, तो रुकेगा कहां पे, डबल पे। रुकेगा कहां पे, डबल पे, 4mg/k पे। शायद आप मेरी बात समझ पाए, नहीं तो दोबारा से देखिए। जिस्ट क्या है, if force is of the type of a minus bx, if force is of the type of a minus bx, तो बेटा इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, जहां पे फोर्स जीरो होगा, रुकेगा कहां पे, डबल पे। रुकेगा कहां पे, डबल पे। ठीक है बेटा, आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. The graph of pressure versus volume of a monatomic ideal gas is as shown. What is the internal energy of the system in state 1 and the heat given to the system during the process 4 to 1? ठीक है बेटा, यहां पर बेटा कह रहे हैं स्टेट 1 पे इंटरनल एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस है। स्टेट 1 पे आपको प्रेशर भी मालूम है और वॉल्यूम भी मालूम है। प्रेशर कितना है 2 और वॉल्यूम कितनी है 1 SI यूनिट्स में। तो बेटा 3/2 nRT कह लीजिए, F/2 nRT होती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होती है, F/2 nRT या F/2 PV भी कह सकते हैं। तो बेटा इंटरनल एनर्जी इज यहाँ पे 3/2 PV और बेटा P कितना दे रखा है 2 और वॉल्यूम कितनी दे रखी है बेटा 1, है ना। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3। कितना बन जाएगा 3। तो इंटरनल एनर्जी इज 3, है ना। अगला पार्ट अब जो कैलकुलेट करे, है ना, मतलब वो बेवकूफ है ना। लेकिन फिर भी अगर, अब तो हम एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं, अब अगर मेरे को कैलकुलेट कर रहा हूं तो बेटा कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। यहां पर बेटा मेरे से 4 से 1 में कितनी मेरे से थर्मल एनर्जी निकलेगी ये पूछा गया है। तो बेटा देखो ये पहला पार्ट तो मैंने भी आपको कैलकुलेट करके दिखाई दिया वैसे बोर्ड पे, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं 3/2 PV सब गिवन था, आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग ना मतलब शरीफ लोग हैं। वर्क डन और हीट सप्लाइड निकालने के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं P डेल्टा V से गुस्से में आके, और ये साथ में ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन के बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं NCV डेल्टा T से, है ना। मतलब ये बेवकूफी है क्योंकि डेल्टा U प्लस W से करोगे। हमारे पास एक सिंपल मेथड अवेलेबल है NCP डेल्टा T। बेटा जब डायरेक्टली अगर मेरे को CP पता है, CP क्या होता है F+2/2R। प्यारे बच्चों CP क्या होता है F+2/2R, है ना। तो NCP डेल्टा T आप बड़े आराम से CP में F की वैल्यू क्या आएगी बेटा, CP क्या होता है F+2/2R, CV क्या होता है FR/2। रिवाइज कर लेते हैं, CP होता है F+2/2R, CV होता है FR/2, है ना। और गामा की टर्म्स में R/γ-1 होता है CV और गामा/γ-1 होता है CP, है ना। CP = गामा CV। तो NCP डेल्टा T से आपको सॉल्व करना है ना। बेटा CP को क्या लिख देंगे आप, CP को लिख देंगे आप 5R/2 डेल्टा T। अब NR डेल्टा T को क्या लिख देंगे, P2V2 - P1V1। अब फाइनल प्रेशर वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 × 1, ये चीज आएगी। और इनिशियल में बेटा क्या आएगा 5 × 2, तो क्या आएगा 10। तो बेटा क्या आएगा 2 - 10 दैट इज -8। P2V2 - P1V1 इज -8। तो जब मैं इसको -8 पुट करूंगा अपॉन 2 आएगा -4। 5 × -4 -20। ठीक है, क्लियर हो जा रहा है मेरे हिसाब से। और डेल्टा यू निकाले तो बेटा कुछ नहीं है, बस CV के यहाँ पर CV आएगा 3R/2 आएगा। NR डेल्टा T ऐसे ही निकालेंगे। और वर्क डन P डेल्टा भी आप एरिया से निकाल सकते हैं। हालांकि नेगेटिव भी मैं मालूम था मेरे को कि मतलब नेट में हीट लॉस होगा, थर्मल एनर्जी लूज करेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, PV का प्रोडक्ट कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर अगर कम होगा तो थर्मल एनर्जी विल बी रिजेक्टेड, दैट इज माइनस आना चाहिए था। तो वैसे तो 3 के बाद ही आंसर होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, है ना। अब 10th क्वेश्चन, ये बेटा देखो क्या कह रहे हैं। Question number 10. The pH curves S1 and S2 in the adjoining figure are associated with. Question. ये बेटा किसका pH कर्व है बेटा, ये हिस्टेरेसिस कर्व किसके आते हैं बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। किसके आते हैं बेटा,
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कर्व आते हैं, और पतला किसका होता है? सॉफ्ट आयरन का, और मोटा किसका होता है? स्टील का, है ना। तो बेटा ये BH कर्व इज थिनर फॉर सॉफ्ट आयरन, BH कर्व इज थिनर फॉर सॉफ्ट आयरन, ठीक है बेटा। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही मुश्किल भयानक क्वेश्चन आपके सामने आ गए। Number 11. A boy on a cycle pedals around a circle of radius 20 meter at a speed of 20 meter per second. The combined mass of the boy and the cycle is 90 kilogram. The angle that the cyclist makes to the vertical so that it may not fall is given G is 9.8 meter per second square. बेटा जब हम साइकिल पे जा रहे होते हैं ना, बाइक पे, तो आपने देखा होगा जो कार रेसिंग वाले होते हैं वो बाइक को टिल्ट करते हैं, है ना, क्योंकि अगर ऐसे ही करते हैं तो गिर जाएगी। क्योंकि बेटा जब आप सोचो आप बाइक पे बैठे हुए है ना, तो आप पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? वेट नीचे को लग रहा है, और एक नॉर्मल फोर्स जो गाड़ी की सीट से आएगा वो आप पे ऊपर को लगेगा। तो बेटा अगर m मास की बॉडी को v स्पीड से r रेडियस पे घूमना है तो पक्का है सेंटर की तरफ को फोर्स चाहिए, ऐसे तो घूम नहीं जाएगा, है ना, बोलेंगे। सोचो यहां से कुछ जा रहा हूं मैं, उसको अगर पकड़ के खींचूंगा तो ही तो वैसे मुड़ेगा, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आइए इसके लिए मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ये राइटिंग हमारी बहुत जबरदस्त है, आप देखिए, है ना। तो आइए देखिए, चलिए। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों की ना, यहाँ पर ये इंसान है जो कि साइकिल पे बैठा हुआ, जो कि कहाँ बैठा हुआ बेटा? साइकिल पे बैठा हुआ है। और बेटा अब उस पे ये नॉर्मल फोर्स आ रहा है सीट से, उसको टिल्ट क्यों करना पड़ा? ताकि बेटा ये नॉर्मल का कंपोनेंट है जो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स mv² प्रोवाइड करे। तो बेटा n cos थीटा जो ऊपर को आ रहा है वो mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि नीचे तो गिरना नहीं है उसको, है ना। तो n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, और n sin थीटा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना। आप क्या कर सकते हैं? गुस्से में आकर डिवाइड कर लीजिए, है ना, और देखिए आपको चमत्कार मिलेगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, और mv²/r/mg क्या बन जाएगा? v²/rg। टेन थीटा विल बी v²/rg, ठीक है बेटा। और अगर मान लो कि आपको मतलब थोड़ा सा और छोटा करना है तो इसी को आप ऐसे कह सकते हैं, नॉर्मल इधर लग रहा है, ये रहा, mg इधर लग रहा है, ये रहा। और टोटल फोर्स क्या होता है बेटा? हमेशा ऑब्जेक्ट पे ma, टोटल फोर्स क्या होता है? ma, ये क्या है? v², तो टोटल फोर्स इधर को आएगा mv²। अब अगर ये थीटा है, ये थीटा है, मतलब तो यहां से भी एंगल थीटा आएगा, वर्टिकल से नॉर्मल का जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा, है ना। अब टेन थीटा क्या हो जाएगा? mv²/r/mg। ये नॉर्मल है, mg नीचे है, टोटल फोर्स ये हो गया mv²। तो टेन थीटा v²/rg। हालांकि अगर आपकी ऐसी अगर हैबिट है तो आप ऐसे कर लें, और अगर आप ये समझ पाए तो भी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत भयानक क्वेश्चन आपके सामने है। Question number 12. The de Broglie wavelength of electron in the ground state of hydrogen atom is. Question number 13. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ पहले ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट में। बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ, बेटा जब हमने इसका रिलेशन निकाला था, अगर आपको याद हो, 2πr = n लैम्डा। कैसे निकालते बेटा? 2πr = n लैम्डा में लैम्डा को क्या लिखते हैं? h/mv। क्या लिखते हैं बेटा? h/mv। वहीं से मिलता है mvr = nh/2π। तो बेटा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? 2πr = n लैम्डा। क्या होता है बेटा? 2πr = n लैम्डा, ठीक है बेटा। तो अब बेटा फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2πr तो लैम्डा के बराबर कर देंगे, r 0.53 होता है। क्वेश्चन में नहीं भी देते तो भी हमको मालूम है भाई, जिसको नहीं मालूम गलत बात है ना। तो 2π 6 टाइप का हो गया, इंटू 0.5 3 टाइप का हो गया। 3 टाइप का आंसर होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये 12 क्वेश्चन हो गए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए तो प्यारे बच्चों देखो, ये जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, सुनते In हैं। a resonance tube experiment, two consecutive resonances are observed when the length of the air columns are 16 cm and 49 cm. If the frequency of tuning fork used is 500 Hz, the velocity of sound in air is. प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको पता है क्या कह रहा है? कह रहा है ये रेजोनेंस कॉलम है, और बेटा ये देखो, ये मैंने रेजोनेंस कॉलम में, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। रेजोनेंस कॉलम में कह रहे हैं बेटा दो रेजोनेंस हो रहे हैं, है ना बेटा। तो बेटा पहली बार यहाँ पे हो जाएगा जब L1 λ/4 होगा, और दूसरी बार कहाँ होगा बेटा? जब L2, ये जो चीज है L2, ये 3 λ/4 है ना। और ये λ/4 L1 नहीं होगा, एक्चुअली L1 + e λ/4। मेरे को L1 + e कहना चाहिए था λ/4, ये गलत है थोड़ा सा, है ना। तो L1 + e विल बी λ/4, L2 + e विल बी 3 λ/4। क्या हम ये बात याद रख लेंगे? ये नॉर्मल मिस्टेक होती है, इसीलिए मैंने डिलिबरेटली ऐसा रखा है, आप समझेंगे ध्यान से। L1 को अगर आप ऐसा सोचें तो इसका मतलब तो L2 तो L1 का ट्रिपल होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखिए क्या ट्रिपल कह रहा है? नहीं बेटा, 16 3 48 + 1 आ रहा है। इसका मतलब
यहां पर पक्का है कि एरर है। और एरर क्या है बेटा, जो एंटी नोड बनता है वो कुछ ऊपर बनता है और उसकी वैल्यू होती है ई, और ई होता है बेटा 0.3d। ई कितना होता है बेटा 0.3d है बेटा, तो ई होता है बेटा 0.3d। तो L1 प्लस ई लैम्डा बाय 4, L2 प्लस ई 3 लैम्डा बाय 4। पूछा क्या बेटा मेरे से, वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछिए। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए तो कोई बेटा मगजमारी नहीं है। यहाँ पे L2 माइनस L1 विल गिव मी लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2। तो L2 माइनस L1 से लैम्डा बाय 2 मिल जाएगा, और लैम्डा बाय 2 से मेरे को लैम्डा मिल जाएगा। V इक्वल टू एफ लैम्डा से मेरे को वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव मिल जाएगी, है ना बेटा। तो मेरे को इक्वेशन क्या बोलनी चाहिए एक्चुअली में, मैं एक बार पिछले वाले को रब कर दूं। L1 प्लस E इक्वल टू लैम्डा बाय 4 बोलना चाहिए, और दूसरी इक्वेशन क्या बोलनी चाहिए, L2 प्लस E इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4 बोलना चाहिए बेटा, है ना। और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, L2 माइनस L1। अच्छा E क्या होता है 0.3d, है ना, तो ये क्या आएगा लैम्डा बाय 2, और L2 माइनस L1 आएगा क्या बेटा 32 प्लस 1 33 आएगा बेटा। 33 इंटू 2 लैम्डा आ गया 66 सेंटीमीटर या 0.66 मीटर, ये लैम्डा आ गया, है ना। अब जब बेटा लैम्डा आपके पास आ गया, आपको फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो 500 से मल्टीप्लाई करना है, कर पाएंगे आप लोग। तो बेटा आप सोच सकते हैं ये क्या बन जाएगा 66 इंटू 5, 66 इंटू 5, है ना, क्या बन जाएगा 330। 60 इंटू 5 300, 6 5 30, 330। ठीक है बेटा, ये पूरा सॉल्यूशन दिखा भी रखा है, देखिए। अरे मेरे को यूज कर लेना चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेटा यहां से हमने निकाला L2 माइनस L1 आएगा लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, है ना, और V इक्वल टू एफ लैम्डा से आप निकाल लेंगे, है ना। और बेटा अगला क्वेश्चन और क्या बन सकता है इसमें, ऐसे कहते हैं L3 क्या आएगा, तीसरी बार का एक और लैम्डा बाय 2 ऐड कर दो, मतलब L2 में L2 माइनस L1 और जोड़ दो, ठीक है। या E पूछ लेंगे तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। मतलब बेसिकली इक्वेशन यही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 14. The collar A is free to slide along the smooth rod B mounted in the frame. Plane of the frame is vertical. The horizontal acceleration A of the frame necessary to maintain the collar in a fixed position on the shaft is. बेटा शाफ्ट पे ना ये हम चाहते हैं कॉलर, मतलब बेसिकली कोई चीज है जो स्लाइड कर सकती है। अब मैं चाहता हूँ कितने एक्सेलरेशन से मूव करूँ ताकि ये आगे पीछे ना जाए, है ना बेटा। ऐसा क्वेश्चन कहीं पे हमने देखा है? हाँ देखा है, बिल्कुल देखा है ना। पानी को लेके दौड़ते हैं तो ऐसी शेप बन जाती है लिक्विड सरफेस की, और tan थीटा A/g होता है बेटा। वहां पर भी कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की काइनेट, मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है फ्लूइड में, और यहाँ पर भी बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर यहाँ पे tan थीटा A/g आता है तो यहाँ पर भी tan थीटा बेटा क्या आएगा A/g ही आएगा। tan 30 को A/g करेंगे और बड़े आराम से A निकाल लेंगे। पर आपको लगे नहीं हम शरीफ लोग, तो बेटा शाफ्ट की रिस्पेक्ट में बैठे। अब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे तो एक MA फोर्स लगाएंगे A से अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। शाफ्ट चल रही थी, शाफ्ट के ऊपर एक कॉलर है जो ऐसे से मूव कर सकता है। तो बेटा अब MA फोर्स इधर आएगा, mg इधर, और एक नॉर्मल आएगा। तो MA cos 30 बराबर mg sin 60, सॉरी mg cos 60, मतलब mg cos 60 इक्वल टू MA cos 30। अब बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। या आप ये भी कह सकते थे mg cos थीटा और mg sin थीटा से mg sin 60 बराबर MA cos 30। ठीक है बेटा, तो क्या बन जाएगा MA cos 30 इक्वल टू mg cos 60। आप बड़े आराम से यहां से A निकाल लेंगे। पर बेटा ये बिल्कुल बकवास है बेटा। अच्छा मेथड क्या होगा, tan 30 इक्वल टू A/g बोले खटाक से, tan 30 इक्वल टू A/g बोलेंगे। मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार, और यहां से आप बड़े आराम से A निकाल सकते हैं बेटा। g tan 30 g/√3 हो जाएगा, आंसर खत्म, 10/√3, दैट इज ऑप्शन g/√3, ऑप्शन 1। ठीक है बेटा, आइए देखिए अगला क्वेश्चन। Question number 15. A series LCR circuit containing a resistance of 120 ohm has resonant frequency 4 × 10⁵ radian per second. The voltages at resonance across resistance and inductance are 60 volt and 40 volt respectively. The values of L and C respectively are. बेटा L और C की वैल्यूज पूछी है बेटा मेरे से। बच्चों यहाँ पर बेटा मेरे को पता क्या कह रखा है, मेरे को कह रखा है कि LCR सर्किट है और बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है ना बेटा। मतलब मेरे दिमाग में सबसे पहली जो चीज क्लिक करेगी, मतलब मैं जो सबसे पहली जो चीज सोच सकता हूं दैट इज
ओमेगा इज 1 बाय अंडर रूट एल सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय अंडर रूट एल सी, ठीक है बेटा। तो ये आ गया एल सी इज 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, है ना। और ओमेगा मेरे को गिवन था बेटा 4 इंटू 10 की पावर 5, तो यह आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 10। 16 होता है 2 की पावर 4, तो 1 बाय 2 की पावर 4 बन गया। 1 बाय 2 क्या होता है 0.5, 5 की पावर 4 होता है 625, है ना। तो 6.25 इंटू 10 की पावर -12 ये एलसी का प्रोडक्ट आ रहा है। तो आप डायरेक्टली चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बड़े आराम से दिख जा रहा है। मतलब अगर आप आंखें भी बंद करें तो भी दिख जाए आपको कि बेटा 312.5 इंटू 2 करेंगे तो 625 आ जाएगा बेटा। 312.5 इंटू 2 625 आएगा, है ना। तो ये करेक्ट आंसर, और किसी में दिखता हो बनता हुआ आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। 312.5 इंटू 2 4 से मल्टीप्लाई करना तो 312.5 का आधा चाहिए था, और 312 का आधा किसके आसपास आएगा 156 के आसपास आएगा, है ना। 15625, तो वैसा नहीं बन रहा है ना। और अगर 1 है तो यहाँ पे 625 टाइप का नंबर होना चाहिए था। 3 है तो 625/3 टाइप का होना चाहिए था, मतलब 0.2 समथिंग वाला होना चाहिए था, जो कि 195 है, तो ये भी गलत है। और बाकी अगर एग्जैक्टली सॉल्व करना ही हो, अब मैं एग्जाम तो दे नहीं रहा हूं, मेरे को अगर मेथड मालूम करना तो मेथड बेटा इसका क्या होगा, एक्चुअल मेथड क्या होगा, है ना। ये तो बाई चांस मतलब मेरे दिमाग में ये क्लिक किया, है ना। अब आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा अगर ऐसा ऑप्शन मैच ना करता, तो आप ये पढ़ते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इतना, और साथ में कुछ रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 120 ओम, बिल्कुल दिए। तो V इक्वल टू IR से आप क्या निकाल लेंगे, करंट। अब बेटा करंट अगर आपके पास आ गया, आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस रेजोनेंस है, तो दोनों में के क्रॉस सेम वोल्टेज होगी, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, विच इज 40 वोल्ट। इंडक्टर के क्रॉस 40 वोल्ट की वोल्टेज गिवन है, तो बेटा 40 इक्वल टू I एक्सएल कर देंगे। 40 I आपने निकाल ली V इक्वल टू IR से, और I की वैल्यू बेटा आप समझ सकते हैं हाफ आ रही है, तो V इक्वल टू I एक्सएल करेंगे, वहां से आप बड़े आराम से L निकाल लेंगे बेटा। आइए देखिए, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। रेजोनेंस, अब बेटा करंट तो क्या होगा बेटा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर गिवन है, रेजिस्टर भी गिवन है, तो वो आ गया हाफ एम्पियर करंट आ गया, है ना। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो भी क्वेश्चन में गिवन है 40 है। आई आपने निकाल ली सीरीज में, तो सेम होगा बेटा एलसीआर, तीनों में करंट क्या होगा बेटा सेम होगा, है ना। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई। एक्सएल क्या हो गया, ओमेगा एल। ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है 4 इंटू 10 की पावर 5, वोल्टेज 40 गिवन है। आई आपने पिछले पार्ट में हाफ निकाल ली, यहां से आपको एल निकालना पड़ेगा मगजमारी करके, और एल अगर आपने निकाल लिया, है ना, तो या तो आप कैपेसिटर के लिए भी सेम कैलकुलेशन कर लीजिए। आई तो वही होगा, आई एक्सी होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जो कि 40 होगी, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्वेश्चन में बेटा गिवन है। जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगी वही वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगी, है ना। तो यहां से आई एक्सी को आपने क्या करना है 40 के बराबर कर देना है। ओमेगा 4 इंटू 10 की पावर 15 गिवन है, करंट हाफ एम्पियर निकाल चुका था, सी निकाल लेंगे। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, नोट करते जाएंगे, साथ साथ में पेन चलाए रखें, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अगर आप पेन नहीं चलाएंगे, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ था तो आप समझ नहीं पाएंगे। प्लीज एक बार सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे, है ना। आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं कभी भी अगर आपको नोट डाउन कर रहा हूं सॉल्यूशन तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। C respectively are. 16. A proton enters a region of uniform magnetic field B of 0.5 Tesla with a velocity u at an angle 45 degree with P. If P is the pitch of helical path followed, the radius of helix is. बेटा रेडियस ऑफ हेलिक्स पूछा है। बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा, एक मान लो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों की तरफ है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोगों की तरफ है, वेलोसिटी हमने थीटा दी है ना, तो बेटा v cos थीटा से तो वो आगे चलता जाएगा, क्योंकि बेटा क्यू वी क्रॉस बी होता है v और b दोनों के परपेंडिकुलर। तो जो b के अलोंग अगर जो फोर्स आएगा वो b से परपेंडिकुलर आएगा, तो b के अलोंग फोर्स नहीं है बच्चों। अगर बेटा b के अलोंग फोर्स नहीं है मेरे बच्चों, तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं b के अलोंग फोर्स नहीं है और v के अलोंग भी नहीं है। v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। तो बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b। b के अलोंग नहीं है, b से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बेटा क्या हो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग b चेंज नहीं होता है, और जो v cos थीटा जो है वो चेंज नहीं होगी, ये पता लगे, और v sin थीटा इधर को है। अब सोचो अगर वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के खाली परपेंडिकुलर होती तो सर्कुलर में रहता। अब v cos थीटा की, अब आप एक ऑब्जर्वर को लो और v cos थीटा से दौड़ा दो, तो वो क्या कहेगा, खाली v sin थीटा वेलोसिटी।
वो तो ये परपेंडिकुलर वाला केस है जिससे क्या होता है सर्कुलर मोशन होता है, और आर क्या आएगा एमवी बाई क्यूबी, वेलोसिटी उसको वी साइन थीटा दिखेगी तो क्या हो जाएगा बेटा रेडियस एमवी साइन थीटा बाई क्यूबी, शायद आपको याद भी होगा वी साइन थीटा से सर्कुलर पाथ आती है ना। और बेटा टाइम पीरियड क्या था 2 पाई एम बाई क्यूबी, और एक टाइम पीरियड में जितना वो आगे जाता है v cos 45 v बाई रूट 2, इसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम पिच। और रेडियस बेटा क्या आएगा mv sin थीटा बाय क्यूबी, mv बाय रूट 2 अपॉन क्यूबी। तो अगर बेटा मेरे को ये चीज निकालनी है, रेडियस निकालना है, पिच मालूम है, तो बेटा सब कुछ सेम है, खाली ये 2 पाई एक्स्ट्रा, तो p बाय 2 पाई। क्या आंसर हो जाएगा p बाय 2 पाई। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है बेटा, आप कोशिश करेंगे बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सुनिए, आपको काफी फायदा होगा, है ना। डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप फास्ट सुनना चाहें तो आप स्पीड बढ़ा के सुनिए, है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्लीज नोट इट डाउन। 17. The fringe widths of the interference patterns obtained on a screen due to two wavelengths lambda 1 and lambda 2 are V1 and V2 respectively. The radiation of wavelength lambda 1 produces photoelectric effect in a metal surface, but lambda 2 does not. लैम्डा 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, लैम्डा 1 कर रहा है, इसका मतलब लैम्डा 2 जो है वो बड़ा है। बेटा जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी फोटोन की कम होगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने लायक नहीं बचेगा, तो बेटा लैम्डा 2 बड़ा है, और लैम्डा 2 बड़ा है तो बेटा फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा 2 अगर बड़ा है तो बीटा 2 भी बीटा 1 से बड़ा ही होगा बच्चों। आ गया समझ में? आ गया सर, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Then 18. The velocities of three particles of masses 20 gram, 30 gram and 50 gram are 10 I cap, 10 j cap and 10 k cap respectively. The velocity of center of mass of the three particles is 19. बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बहुत ही आसान था, है ना। और मान लो कि मैं जस्ट अगर वैसे आपको बताऊं, आप जरूरी नहीं कि आई कैप जे कैप के कैप, मतलब देखो मैं आपको बताऊं, मेरे को एक बात जो डायरेक्टली समझ में आ रही थी बेटा, मासेस 2 3 5 के रेशियो में और वेलोसिटी 1:1:1 में, तो बेटा आंसर तो 2:3:5 में आएगा। दैट इज या तो ये वाला ऑप्शन होगा आंसर या ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, मतलब मेरे को जो डायरेक्टली दिख रहा है वो 2:3:5 में आएगा। क्यों? क्योंकि मासेस जो है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 जब करेंगे तो मासेस 2:3:5 में, 2:3:5 और वेलोसिटी 1:1:1 के रेशियो में। तो आई कैप का कोफिशिएंट मेरे को मालूम था कि मतलब वो 2 टाइप का आएगा खाली, है ना। मतलब जो आंसर आएगा, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी बेटा, अगर आपको कंप्लीटली देखना सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं, लेकिन बेटा खाली काम की बात यही है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। आप m1 20 है, m2 30 है, m3 50 है, v1 10 i कैप है, v2 10 j कैप है, v3 10 k कैप है। आप पुट करें, आराम से आंसर निकालें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक गलत क्वेश्चन था, है ना। आइए देखिए, कोई बात नहीं, एक छोटी सी एरर थी उसमें। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक दो जगह पे कभी कभी मिल जाता है गलत, पता नहीं क्यों मिल जाता है ना। बेटा एक बात तो बिल्कुल डेफिनेट है कि अगर एक वायर है, मैंने लोड को डबल किया तो इलोंगेशन क्या होगा, डबल होगा। या तो मेरे को कहते हैं हुक्स लिमिट में नहीं है, तो बेटा अगर हुक्स लिमिट में नहीं है तो मैं वर्क निकाल ही नहीं सकता, तो मैं इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन करके बेटा मैंने वर्क निकाला था, और वही जो वर्क मैंने किया वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर होता है। अब बेटा अगर एफ को डबल करने से इलोंगेशन डबल नहीं होता तो किस फोर्स पे कितना इलोंगेशन होगा मैं कह ही नहीं सकता, तो मैं कह ही नहीं सकता, एंड हेंस मैं इसका वर्क नहीं निकाल सकता। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर कहना चाहिए था 20 पे इलोंगेशन है 0.6 और 40 जब किया तो 1.2 हो गया, 40 जब किया तो 1.2 हो गया। तो बेटा देखो, अगर मेरे को यहां पे निकालना है कि कैसे मैं निकालूंगा एनर्जी स्टोर्ड, तो बेटा इस तरीके से करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। शायद ये मालूम होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के 3 रिलेशन होते हैं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 है स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो बेटा जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसके 3 रिलेशंस होते हैं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, सिग्मा को मान लो आप सिग्मा स्ट्रेस है ना, स्ट्रेन को ई से डिनोट करते हैं इन जनरल, सिग्मा से स्ट्रेस को और स्ट्रेन को हम ई से डिनोट करते हैं, तो मैं कह सकता हूं हाफ सिग्मा इनटू ई, वो तो मैंने अच्छे से लिख रखा है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y है ना, और
तीसरा रिलेशन बेटा क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। स्ट्रेन को इन जनरल ई से डिनोट करते हैं, मैं करता हूं ना। तो बेटा स्ट्रेस क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन हो जाएगा x बाय एल और वॉल्यूम क्या हो जाएगी AL। तो AL को गुस्से में आके आप काट देंगे, हाफ Fx होती है एनर्जी। तो बेटा पहले का फोर्स पता था, पहले कितना फोर्स और कितना इलॉन्गेशन था, बाद का भी पता है। तो हाफ F2x2 माइनस F1x1 करके आप बड़े आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बेटा, करने का तरीका क्लियर हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन में मेरे को बहुत मतलब बेकार ही लग रहा था, क्योंकि वर्क डन पूछा है, किस पे वर्क डन पूछा है पता नहीं, किसने वर्क किया पता नहीं। या तो अगर मेरे को कह रहे हैं कि जो फोर्स बढ़ा रहा है उसका वर्क कहो, और किस पे, वायर पे कहो, है ना। तो बेटा यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए था कि मतलब किस पे वर्क पूछ रहे हैं। क्या वायर जो वर्क कर रही है, जो सोर्स पे जो फोर्स लगा रहा है उस पे, कहीं वायर का वर्क तो नहीं पूछ रहे, मतलब किसका वर्क पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा क्लियर कट होना चाहिए। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। When the load on a wire is slowly increased from 20 to 40 Newton, the elongation increases from 0.6 millimeter to 1 millimeter. Work done during the extension is. ये तो मैंने आपको भी बताई दी है ना कि वर्क डन कैसे निकालें, ये तो कर चुके थे, बाई चांस हमने उस टाइम क्वेश्चन को पढ़ा नहीं था। 20. A block slides down an inclined plane of inclination theta with constant velocity. It is then projected up the inclined plane with an initial speed u. The distance up to the inclined plane it will move before coming to rest is. बेटा पहले ब्लॉक नीचे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। जैसे ही मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी समझ में आई ना, मेरे दिमाग में आ गया एंगल ऑफ रिपोज, mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा बराबर है ना, tan थीटा म्यू होता था, है ना, म्यू tan थीटा हो गया, म्यू पता लग गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना सोचने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाहूँ, वो नीचे जा रहा है तो mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा बराबर है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाता हुआ दिखाया। क्योंकि कैसे वेलोसिटी से नीचे जाता दिखाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब बेटा अब जब वो ऊपर जा रहा है तो mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा दोनों नीचे आएंगे, और म्यू mg cos थीटा तो mg sin थीटा के बराबर है, क्योंकि जब नीचे आ रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा था, एक्सेलरेशन जीरो था, नेट फोर्स जीरो था, mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा बराबर था। शायद हमको समझ में आता है। ऊपर जाएगा तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन को भी मैं mg sin थीटा कह दूंगा बस। ठीक है बेटा, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर 2 mg sin थीटा टोटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2 mg sin थीटा अपॉन m, a इक्वल टू f बाय m। तो 2g sin थीटा एक्सेलरेशन आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s। v तो जीरो हो गया, क्योंकि जब रुक गया तो कितना चला, तब तक कितना चला, तो v जीरो करेंगे और आप s निकाल लेंगे u स्क्वायर बाय 2a। क्या निकाल लेंगे, u स्क्वायर बाय 2a, है ना। यहां से u और a क्या है बेटा 2g sin थीटा, तो u स्क्वायर बाय 4g sin थीटा विल बी द आंसर। आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि यार वहां पर u स्क्वायर बाय 2a, u स्क्वायर बाय 2g आता है, यहां पर u स्क्वायर बाय 2a और a क्या है बेटा 2g sin थीटा। कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, u स्क्वायर बाय 2g sin थीटा टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। उनके मन में तुरंत स्मूथ प्लेन ही आता है और ये देखते ही u स्क्वायर बाय 2g sin थीटा पे भाग के टिक कर देते हैं। शायद आप लोगों में से भी किसी ना किसी ने जरूर किया होगा। तो क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है बेटा। 21. 28 gram of N2 gas is contained in a flask at a pressure of 10 atmosphere at a temperature of 57 degrees Celsius. It is found that due to leakage in the flask, the pressure is reduced to half the initial value and the temperature to 27 degrees Celsius. Quantity of N2 gas that leaks out is. प्यारे बच्चों यहाँ पर बेटा मेरे को क्या कह रखा है, बेटा पता क्या है बेटा, प्रेशर हाफ हो गया, N2 गैस ना लीक कर रही है। लीक करने से क्या हो, प्रेशर जो हो गया वो हाफ हो गया, हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू हो गया प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ। और बेटा टेम्परेचर जो है वो भी कम हो रहा है, 57 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया बेटा प्रेशर। ठीक है बेटा, तो कितनी क्वांटिटी ऑफ गैस लीक कर गई। तो बेटा जो अगर इसको सॉल्व करना हो तो बहुत सिंपल है बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी को बचपन से जानते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देसी सा। नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब बेटा प्रेशर वॉल्यूम तो वही की वही है, वॉल्यूम तो वही की वही है, तो मास जो होगा कंटेनर के अंदर वो किस पे डिपेंड करेगा, पी पे, प्रेशर कितना ज्यादा है, और टेम्परेचर मतलब पी और टी पे, पी बाई टी पे आ जाएगा, क्योंकि बाकी आर एम नॉट और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। कंटेनर की वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, जस्ट गैस लीक कर रही है, जस्ट गैस कंटेनर से लीक कर रही है ना। तो बेटा मास जो होगा, जो मास होगा इसके अंदर कंटेनर के अंदर जो गैस का मास होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू P बाई टी। तो M1 बाई M2 क्या आ जाएगा बेटा, P1 बाई P2 इंटू T2 बाई T1।
प्रेशर फाइनली हाफ हो गया था, 10 से 5 हो गया। टेम्परेचर 57 पहले था, मतलब 330 केल्विन था, और बाद में 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 300। तो पहले का मास आपको पता था, पहले का मास आपको पता था, है ना। तो अगर बाद का मास निकालना है वो भी आप निकाल लेंगे, पहले का मास आपको पता था, है ना, उससे आप बाद का मास निकाल लेंगे, और डिफरेंस हो जाएगा वो गैस आपकी लीक कर गई, वो गैस आपकी लीक कर गई। पहले 28 था, पहले का 28 पता था, वहां से आपने बाद का मास निकाल लिया, है ना, उससे आपको पता लग जाए कितनी गैस लीक कर गई, डिफरेंस ले लेंगे, आपको गैस लीक का अंदाजा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। A man is moving down an incline with a speed v. He meets rain with the same speed but horizontally. The speed of rain is 23. बेटा देखो यहाँ पर कह रहे हैं आदमी नीचे जा रहा है, उसको लगता है रेन ऐसे आ रही है ना, थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ सकता है। रेन एक्चुअली तो ऐसे आएगी नहीं, है ना, हॉरिजॉन्टली रेन आ जाए तो तुरंत बेटा चप्पल हाथ में लो और दौड़ो, क्योंकि बेटा अगर ऐसे आ रही ग्रेविटी का रोल ही खत्म हो गया भाई, है ना, तो ऐसा दिख ही रही होगी खाली, इसको दिख रही। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, और कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये v दे रखी है क्वेश्चन में मेरे को, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आदमी खुद भी v से जा रहा है ना, और ये एंगल 60 दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में वो उसकी वेलोसिटी यहां से 60 डिग्री एंगल पे, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन v प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन। Velocity of rain is velocity of rain with respect to man plus velocity of man, velocity of rain with respect to man plus velocity of man, ये दोनों v है और बीच में एंगल आप कह सकते हैं 120 है। तो अगर दो वेक्टर आपको जोड़ने जिनके बीच में एंगल क्या है बेटा 120, एंगल ये नहीं होता, एंगल होता है कितना एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर के लिए घूमना पड़ा। तो अगर दो वेक्टर इक्वल लेंथ के हो जिनका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर अगर इक्वल लेंथ के हो और उनके बीच में एंगल 120 हो, तो बेटा जो उनका रिजल्टेंट आता है वो किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। ठीक है बेटा, यहां से आप बड़े आराम से निकाल लेंगे कि ये भी v आ गया। ठीक है, और बेटा अगर आपको मतलब नहीं अगर मजा लेना है, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, और अगर ये v है तो ये दोनों बराबर हो गए, थीटा थीटा, है ना, थीटा प्लस 60 इक्वल टू 180 कर देंगे, थीटा आ जाएगा 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी v आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, v बड़े आराम से, यार मेरे को लग रहा है ये ना कैलकुलेशन शायद बताने की जरूरत नहीं है जिन्होंने अभी 12th पास कर ली है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन आपके सामने देखिए। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of water in the capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is. बेटा देखो मेरे को ये कह रहे हैं बच्चों कि ना कितना मास इस ट्यूब में राइज करेगा। पहले r रेडियस की ट्यूब थी, 5 ग्राम राइज करा था, 2r रेडियस की। बेटा बड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर h वॉल्यूम अंदर घुसती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास आएगा। डेंसिटी तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम पे देखो पाई आर स्क्वायर h, और h क्या था 2t cos थीटा बाय r रो जी। वॉल्यूम मैं लिखा हुआ दिखाता हूं बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जो अंदर मास घुसेगा, h जो होता है 2t cos थीटा बाय r रो जी होता है। बेटा जो हाइट कैपिलरी में पानी की जो अंदर चढ़ती है वो क्या होती है 2t cos थीटा बाय r रो जी, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जो हाइट ऊपर चढ़ती है वो क्या होती है 2t cos थीटा बाय r रो जी, और जिसके लिए अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है उसमें नीचे जाती है, अपने आप नेगेटिव बता देगा नीचे जा रही है। ठीक है, तो 2t cos थीटा बाय r रो जी, है ना, तो 2t cos थीटा बाय r रो जी बेटा ये होता है, और r जब डबल कर दिया तो हाइट क्या हो जाएगी बेटा हाफ हो जाएगी। हाइट बेटा क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। तो बेटा रेडियस डबल करने से हाइट हाफ हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर h। h क्या हो गया बेटा, h हाफ हो गया, लेकिन r यहां पर भी आ रहा है, r इसके नीचे भी आ रहा है, दैट इज वॉल्यूम जो अंदर जाएगी कैपिलरी के, दैट विल डबल। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बेटा पाई आर स्क्वायर h में ना, h में r नीचे आ रहा है, ये एक r कट जाएगा, तो मास जो अंदर घुसेगा पानी का कैपिलरी में दैट इज प्रोपोर्शनल टू r, दैट इज प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है बेटा, तो यहां से आपको पता लगे कि मास भी डबल जाएगा, पहले 5 ग्राम गया था 10 ग्राम जाएगा। 23 के बाद 24th क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी एक एरर थी, लेकिन कोई बात नहीं, इतना बहुत बर्दाश्त कर लेंगे, है ना। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक एरर रह गई थी जो कि कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन जरूर हुई होगी। 24. A 9 volt stabilized voltage supply is required to run a car stereo system from the car's 12 volt battery. A Zener diode with V0 equal to 9 volt and Pmax equal to 0.27 watt is to be used as the voltage regulator. The load resistance is 450 ohms. The value of series resistor is.
बेटा यहाँ पर ना मिनिमम रेजिस्टर टाइप की बात होनी चाहिए थी, या यहाँ पे कहना चाहिए था कि डायरेक्टली मेरे को ये कहना चाहिए था ये जो वोल्टेज रेगुलेटर बेटा बेसिकली जीनर डायोड इज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इस वोल्टेज रेगुलेटर की पावर दे देते, मैक्सिमम पावर ना बोलते यार, ये गलत चीज थी। यहाँ पर बोलना चाहिए था जो पावर है वो इतनी, अभी इस केस में ही मैक्सिमम पावर या तो अभी मैक्सिमम पावर वाली कंडीशन ही दे रखी है डायरेक्टली। तो बेटा देखो करेंगे कैसे क्वेश्चन, ये मेरे को रेजिस्टेंस पूछा था कितना है, लोड रेजिस्टेंस मेरे को 450 गिवन है, जीनर वोल्टेज मेरे को गिवन है 9 वोल्ट है ना, ये मेरे को निकालना है, 12 वोल्ट लगाया, 9 वोल्ट पे रन करता है, इसलिए मेरे को जीनर डायोड मेरे को लगाना पड़ा 9 वोल्ट जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ताकि 9 वोल्ट से ज्यादा ना आए। कैसे सॉल्व करेंगे आइए दिखाता हूं आपको। सबसे पहली बात, पावर दे रखी है जीनर, मतलब मैक्सिमम पावर कह रखा है वहां पे, लेकिन अब कोई बात नहीं चलने देते हैं। तो P इक्वल टू वी आई, मैक्सिमम पावर की कंडीशन में ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में कहना चाहिए था, नहीं कहा है, गलती है ना, लेकिन छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो P max इक्वल्स टू V max इंटू आई है ना, तो P max मेरे को गिवन है, V max मेरे को गिवन है 9 है ना, यहां से I निकाल लिया बेटा 0.03, कितना आ गया बेटा I 0.03 आ गया। अब बेटा अगर इसमें 0.03 है तो क्या आप ये बात समझ सकते हैं इसमें कितना होगा 9/450, इसमें करंट गया 9/450 है ना, जो कि आपने निकाली 9 5 45, 1/50, 2/100 हो जाएगा 0.02 एम्पियर। तो अब जो टोटल करंट जा रहा है बैटरी से वो कितना जा रहा है बेटा 0.02 प्लस 0.03 दैट इज 0.05। जो टोटल करंट जा रहा है बैटरी से वो 0.05 जा रहा है, ठीक है बेटा। ये जैसे ही पता लगा 12 वोल्ट ही है, इसके क्रॉस 9 वोल्ट का ड्रॉप है तो इसके क्रॉस 3 वोल्ट का ड्रॉप है, करंट कितना पता लग गया 0.05 है ना, वोल्टेज कितनी है 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा रेजिस्टेंस कितना होगा खाली एक ही अननोन है, निकाल ही लेंगे है ना। तो हालांकि वैसे मैं ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में नीट में एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, नीट में मतलब थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर क्वेश्चंस रहते हैं जीनर डायोड पे, मतलब ऐसा नहीं हुआ 1-2 कैलकुलेशन और फिर उसकी वैल्यू यूज करी और फिर आंसर आ रहा है ना, इतना लेंदी क्वेश्चन इन जनरल नहीं पूछा जाता। इनफैक्ट मेंस में भी जीनर के क्वेश्चंस इतने लेंदी नहीं आते हैं इन जनरल। तो बेटा फिर से बोल रहा हूं 9 वोल्ट पे इसको रन करना है, इसलिए 9 वोल्ट का जीनर डायोड लिया जिसकी जीनर वोल्टेज 9 वोल्ट है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब इसमें करंट कितना जा रहा होगा P इक्वल टू VI से इसमें करंट निकाल लिया, ठीक है, और V/R से इसमें करंट निकाल लिया, एक में 0.02 है एक में 0.03, इसलिए इसमें 0.05 हो गया। क्या हो गया बेटा 0.05। अब इसमें 0.05 करंट है, 9 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप है, टोटल 12 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट का इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, तो 3 इक्वल टू 0.05 इंटू R। आप चाहे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। पहले जीनर में करंट बताया, फिर लोड रेजिस्टेंस में करंट बताया, फिर टोटल करंट पता लग गया जो कि रेजिस्टर से होके जा रहा है, जिससे हमको निकालना है। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V/I, वोल्टेज क्या थी 3 वोल्ट, क्योंकि टोटल 12 वोल्ट थी, 9 वोल्ट का ड्रॉप जीनर डायोड में आया, अपॉन करंट 0.05। बहुत आराम से आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया 60। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बेटा 25 in the circuit shown below the readings of the ammeter and voltmeter are 26। बेटा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर पूछी है, क्या होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे को पता है कि वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, E-IR कह सकता हूँ, मेरे को E-IR कहना पसंद नहीं क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है। अब देखो बेटा ये आइडियल एमीटर वोल्टमीटर है या रियल है मेरे को पता नहीं है, मतलब इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानना है या नहीं मानना है, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं जिससे मैं ये पहचान भी पाऊं, मतलब ये आइडियल कंडीशन ही है, बड़े आराम से मेरे को पता लग जा रहा है क्योंकि उस तरीके से मेरे को कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा अब इसके क्रॉस अगर मेरे को वोल्टेज बतानी है या 10 ओम के क्रॉस बतानी बात है, तो 6/11 ये हो जाएगा करंट, 6/11 ये हो जाएगा करंट, एमीटर की रीडिंग आ गई 6/11, तो 6/11 डायरेक्टली काम बन गया। और इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी 6/11 इंटू 10। E-IR करने से अच्छा होगा हमेशा कि आप कैपिटल आर में बता दें ड्रॉप E/R प्लस R इंटू कैपिटल आर, नहीं तो E-IR करें, I की वैल्यू पुट करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आंसर पा लेंगे। लेकिन बेटा ये कई बार यूज होने वाली कैलकुलेशन, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें यूज होगी, तो आप कोशिश करें टाइम बचाएं। E-IR बेटा अगर डिस्चार्जिंग स्टेट में होता है अगर सेल, तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज E-IR, और चार्जिंग स्टेट में इट इज E+IR। पर बेटा मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ना अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है सेल के क्रॉस या 10 ओम के क्रॉस निकाल दे, बात एक ही रहेगी। तो 6/11 टोटल रेजिस्टेंस इंटू 10 I इंटू R, ये दो मेथड है आपके सामने, या तो आप ऐसे कर सकते हैं
करंट तो बहुत सिंपल था, टोटल पोटेंशियल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और ई माइनस आई आर से कर सकते थे, या ई अपॉन आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर। ठीक है। 26 आइए 26 क्वेश्चन देखेंगे। An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. If the angles obtained at a ground observation center by two positions of the aircraft in 10 seconds apart is 30 degree, what is the speed of the aircraft? The observation point is on the vertical line, which is midway between positions of aircraft. Given that tan 15 degrees, 0.2679. बेटा 10 सेकंड के इंटरवल पे मैंने एयरक्राफ्ट को नोटिस किया दो जगह पे, और वो दो जगह मेरे पे जो एंगल सबटेंड करी, मान लो मैं ऑब्जर्वेशन सेंटर हूं, किसी को ऑब्जर्वेशन सेंटर कह रखा है, और वो सेंटर पे है, मतलब जो दो पोजीशन है ना एयरक्राफ्ट की, उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर पे ऑब्जर्वेशन सेंटर है। मतलब इस तरीके का फोटोग्राफ होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन सेंटर है, प्लेन की पहली पोजीशन, प्लेन की दूसरी पोजीशन कह रहे हैं, उनके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर पे ऑब्जर्वेशन सेंटर है, और वो 30 डिग्री सबटेंड करती है वो जो दो लोकेशन। तो आधा कितना हो जाएगा 15 डिग्री, tan 15 कितना हो जाएगा x बाय 3400, tan 15 हो जाएगा x बाय 3400। यहां से बड़े आराम से आप x निकाल लेंगे 910, और मेरे को प्लेन्स के दो पोजीशन के बीच की दूरी बतानी है, इसका डबल 1820 के आसपास का बन गया। ओ दूरी नहीं बतानी, मेरे को स्पीड बतानी। तो अगर मेरे को दूरी पता लगे 1800 समथिंग अपॉन 10 कर दूंगा तो स्पीड आ जाएगी यार, मतलब 180 की लाइन में। एक ही ऑप्शन है ऐसा, है ना। कैलकुलेशन भी ऐसी है कि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है बस, लेकिन ये हो सकता है कि 5-6 लाइन पढ़ते पढ़ते आप गिव अप कर जाए। तो कोशिश करें रीडिंग प्रैक्टिस ऑन रखें, है ना, लगातार रीडिंग थोड़ा सा करते रहे लगातार, ताकि आप क्वेश्चन एक बार में कॉम्प्रीहेंड कर पाए, है ना। तो बेटा आपने क्या देखा, आपने देखा दो प्लेन की लोकेशन के मिड पॉइंट पे ही ऑब्जर्वेशन सेंटर है ना, उसके परपेंडिकुलर पे, और कह रहे हैं दो प्लेन की जो लोकेशन है वो ऑब्जर्वेशन सेंटर पे 30 डिग्री सबटेंड करी। तो आधा कितना हो जाएगा 15 tan 15 is x बाय 3400। यहां से आप क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, है ना। 2x ये डिस्टेंस पता लग गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप स्पीड बता देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड बता देंगे तो 2x बाय 10। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस, आपको आंसर मिल जाएगा। 26 के बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमको क्या कह रहे हैं। Question 27. The resistance of a galvanometer is 50 ohm and it requires 2 microampere per 2 divisions deflection. The value of shunt required in order to convert this galvanometer into a meter of range 5 ampere is. Number of divisions on the galvanometer scale on one side is 30. अरे बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर बेटा कितने डिवीजन है, टोटल 30 डिवीजन है ना। और बेटा 2 माइक्रो एम्पियर 2 डिवीजन के लिए, एक साइड पे कितने डिवीजन है बेटा 30, क्योंकि बेटा मतलब रेंज तो उससे डिसाइड होगी कि मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितने करंट पे हो रहा है ना। तो बेटा 2 माइक्रो एम्पियर 2 डिवीजन, ये खाली परेशान कर, 1 माइक्रो एम्पियर 1 डिवीजन, 30 माइक्रो एम्पियर 30 डिवीजन। तो 30 माइक्रो एम्पियर दिस गैल्वेनोमीटर टेक्स फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। 30 माइक्रो एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। अब बेटा देखो ये सॉल्यूशन लिख रखा है बहुत क्लियर। बेटा 30 माइक्रो एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन था, 5 एम्पियर तक मेजर करना है, शंट कितना लगाएं ये पूछा गया है। तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जब 5 एम्पियर है तब 10 बोले, 5 एम्पियर है तो 10 बोले, मतलब तब 30 माइक्रो एम्पियर है। तो इसमें क्या जाए 5 माइनस 30 माइक्रो एम्पियर, तो 30 माइक्रो एम्पियर इंटू I1 R1 इक्वल टू I2 R2 लगाते हैं, यही करते हैं बस। तो 30 माइक्रो एम्पियर 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 5 माइनस 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू एस। अब बेटा 5 माइनस 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अगर आपको करना हो तो कर ले, डिवाइड फिर आप कर नहीं पाएंगे, है ना। तो बेटर है कि आप यहाँ पे 5 ही ले लें, ये 10 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 शंट का रेजिस्टेंस आ गया, है ना। बेटा नाखून काट लिए, वजन कितना वही का वही है ना बेटा। तो बेटा ये बहुत ही छोटी चीज थी, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2। जब भी अगर एमीटर का क्वेश्चन आता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 एम्पियर के लिए चाहिए, तो आपको करना क्या होता है बेटा, जब 5 आए तो 10 बोले, तब उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट जाए। 1 माइक्रो एम्पियर लेता 1 डिवीजन के लिए, 30 डिवीजन है बेटा, तो 30 माइक्रो एम्पियर इट विल टेक फॉर 30 डिवीजन। तो 30 माइक्रो एम्पियर 30 डिवीजन, तो बेटा 30 माइक्रो एम्पियर इट टेक्स फॉर, है ना, 30 डिवीजन 30 माइक्रो एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो 5 एम्पियर पे 10 बोले, मतलब जब 5 एम्पियर आए तब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, तब 30 माइक्रो एम्पियर जाए। तो इसमें 5 माइनस 30 माइक्रो एम्पियर। अब I1 R1 इक्वल टू I2 R2 बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 5 माइनस 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू एस। यहां से आप क्या निकाल लेंगे बेटा, शंट रेजिस्टेंस। क्या निकाल लेंगे बेटा आप लोग, शंट रेजिस्टेंस यहां से आप निकाल लेंगे।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। अच्छा 27 ही था, आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। Question number 28. A metallic sphere of radius r1 is charged to a potential V. If it is enclosed by a spherical conducting shell of radius r2 and connected to it, its new potential will be. Question 29. In a बेटा देखो r1 रेडियस का स्फीयर है जिसको हमने एक शेल के अंदर रख दिया है। r1 रेडियस का एक स्फीयर है जिसको v1 पोटेंशियल से चार्ज किया है ना, तो v1 बेसिकली होगा क्या, v1 विल बी kq1 by r1, k 1/4πε0 q1 by r, यहां से q1 पता लग सकता है। अब इसको एक शेल से कनेक्ट किया तो बेटा होगा क्या, मैं ये कह सकता हूं ये पूरा का पूरा एक कंडक्टर बन गया। पूरा का पूरा क्या बन गया, एक कंडक्टर, और कंडक्टर की कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है, तो सारा का सारा बेटा चार्ज कहां जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो बेटा मैं कह सकता पहले kq1 by r1 था, अब kq1 by r2 हो जाएगा, kq1 by r2 हो जाएगा। तो r1 की जगह पे r2 लगाना है, तो इंटू r1 करेंगे अपॉन r2 करेंगे, तो vrn by r2, vrn by r2। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन, एक बार अगर आप चाहेंगे कि अगर आपको पूरा चाहिए तो आप पढ़ लेंगे। Q is the charge on the metallic sphere. Its potential is given by kq by r1. When it is surrounded by a spherical conducting shell of radius r2 and connected to it, the charge on the sphere is completely transferred to the spherical shell. क्यों बेटा, क्योंकि ये बेसिकली एक कंडक्टर बन गया और कंडक्टर पे चार्ज दूर से दूर जाना चाहेगा तो कहां पे आ जाएगा बेटा, सरफेस पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा बेटा, सरफेस पे। पोटेंशियल हो जाएगा kq by r2। अब बेटा kq by r2 में कैसे निकालूं, kq by r1 था पहले, v1 था है ना, अब या v क्या रखा था उसको, अब क्या हो जाएगा बेटा, kq by r2 हो जाएगा फाइनली। तो r1 हटा के r2 लगाना है, तो r1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वील डिवाइडेड बाय r2। मेरे को लग रहा है शायद हम समझा पाए, ठीक है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। ये बहुत ही एक मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने है, आप डर सकते हैं थोड़ा सा। meter bridge circuit shown in figure, the bridge is balanced when AJ is 20 cm. On interchanging P and Q, the balancing length shifts by. बेटा r1 by r2 बेटा क्या होता है, r1 by r2 होता है l1 by l2, दैट इज 20 by 80। अब कह रहे pq को इंटरचेंज कर दिया, तो बेटा अभी 20 by 80 था, 80 by 20 हो जाएगा। अब 80 पे बैलेंस आ जाएगा, कहां पे बैलेंस आ जाएगा, 80 पे। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर 20 से 80 पे चला गया तो बैलेंस कितने से शिफ्ट कर गया, 60 से। कितने से शिफ्ट कर गया, 60 से। तो एक बार अगर है ना, ये सॉल्यूशन है, अगर आप नोट करना चाहें तो प्लीज नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 30 पे, ठीक है बेटा, आइए देखिए। 30. In an experiment to measure the internal resistance of a cell by potentiometer, it is found that the balancing length is 2 meter when the cell is shunted by 5 ohm resistance and is 3 meter when the cell is shunted by 10 ohm resistance. The internal resistance of the cell is 31. प्यारे बच्चों, यहाँ बेटा मेरे को क्या कहा है, क्वेश्चन में मेरे को कह रखा है कि ना बेटा जब मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है मेरे को पोटेंशियोमीटर का, आइए इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा बेटा सॉल्यूशन हमारे पास। ये बेटा पोटेंशियोमीटर का सेटअप दिखा रखा है ना, जो बहुत इजीली आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये सेटअप है, और बेटा हमने पहले कैपिटल आर की वैल्यू कुछ रखी, तो एक बार 2 मीटर आ रही है बैलेंसिंग लेंथ, और एक बार बेटा क्या आ रही है बैलेंसिंग लेंथ, 3 मीटर आ रही है। कितनी आ रही है बेटा बैलेंसिंग लेंथ, एक बार 2 मीटर आ रही है और दूसरी बार बेटा क्या आ रही है, 3 मीटर। क्या आ रही है, 3 मीटर। तो बेटा देखो, अब जो अगर इसमें नल पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब बेटा पता क्या होगा, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तब अगर करंट जीरो, इसका मतलब बेटा क्या चीज जीरो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आएगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे आएगा, है ना। तो अगर बेसिकली जो यहां पे जितना डिक्रीज आएगा पोटेंशियल में उतना ही यहां पे डिक्रीज आएगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा और तभी करंट जीरो होगा और तभी करंट जीरो होगा। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि जो कॉन्सेप्ट लगना है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। मान लो मेरे सामने 2 स्टूडेंट हैं और दोनों की एज मेरे से 20 साल कम है, दोनों मेरे से 20 इयर्स छोटे हैं, तो इसका मतलब दोनों की एज क्या होगी बेटा, बराबर। दोनों की एज बेटा क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो बेटा बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि अगर इसमें करंट नहीं है तो दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो जो ड्रॉप इसमें आएगा वही ड्रॉप इसमें आएगा,
है ना। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बेटा क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यही होता है, हर 1 मीटर लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द पोटेंशियोमीटर वायर। क्यों बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि बेटा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है बेटा, 1 लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, आप सोच के देखो कोई भी 1 लेंथ ले लो, तो रो एल बाय ए से उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो 1 बाय ए आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर आ गया आई आर, जो करंट है वो हर एक पार्ट में सेम है ना, तो हर एक में जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा बेटा वो क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो बेटा एक बार 2 मीटर आ रहा है ना, एक बार हमने आर, जब हमने 5 ओम लिया, और जब दूसरी बार हमने क्या लिया बेटा 10 ओम, क्या लिया बेटा 10 ओम। तो बेटा एक बार आर की वैल्यू 5 ली है और एक बार आर की वैल्यू 10 ली है, तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है आर के बढ़ने के साथ साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसमें वो बढ़ेगा, ये तो हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस आना है, कुछ इसमें आना कुछ इसमें आना, मिला के ई आना है, तो अगर आर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बढ़ेगा ना बेटा, क्योंकि बेटा देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें और इसमें आएगा वो प्रोपोर्शनल टू आर में आएगा ना, आई इंटू कैपिटल आर अपॉन आई इंटू स्मॉल आर। बेटा जैसे मान लो मेरे को पैसे बांटने हैं 2 लोगों में, 1:1 और 10 रुपीज है, तो 5 बटेंगे, और 2:1 में बांटूंगा तो कैसे बटेंगे, 6.666 और 3.333, है ना। और अगर 3:1 में बांटने तो क्या बटेंगे, 2.5 और 7.5। तो बेटा जितना रेशियो बढ़ाता जाऊंगा उतना इसको ज्यादा मिलता जाएगा। तो कैपिटल आर को अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से क्या होगा, जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो ज्यादा चाहिए होगी, जो इसमें ड्रॉप आएगा वही इसमें ड्रॉप आएगा, तभी ऐसा हो पाएगा। तो बेटा बस मैं आपको ये कह सकता हूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आएगा इसमें वो ई माइनस आई आर से बोलो, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बोल के गया हूं मैं, बेटर तरीका क्या होगा बेटा, ई अपॉन आर प्लस आर हो गया करंट, इनटू कैपिटल आर हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है बेटा। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो दैट विल बी ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर, ठीक है बेटा। ये मेरे पास आ गया जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके क्रॉस। और अगर 1 लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान लेता हूं x आता है, कितना आता है बेटा, x आता है, तो अगर 1 लेंथ में बेटा अगर x आता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2 मीटर में क्या आएगा 2x e अपॉन 5 प्लस r इंटू 5, और दूसरे के लिए कह रहे हैं जब 10 लिया तो 3 मीटर पे आ रहा है, तो 1 मीटर में अगर x का आता है ड्रॉप, तो 3 मीटर में बेटा कितने का ड्रॉप आएगा, x इंटू 3, 3 मीटर में कितने का ड्रॉप आएगा बेटा, x इंटू 3, है ना। और वो हो किसके बराबर जाएगा, e अपॉन 10 प्लस r इंटू 10, है ना। तो यहां से मैं बहुत इजीली डिवाइड करके x कट जाएगा, e कट जाएगा, एक ही अननोन रहेगा r, उसको हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहां से यहां में, वो e अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, i इंटू आर का ड्रॉप आएगा, है ना। और जब r की वैल्यू 5 ले रहा हूं तो 2 मीटर पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है, तो अगर 1 लेंथ है पोटेंशियल ड्रॉप x का है, तो 2 मीटर में कितने का होगा बेटा 2x इज इक्वल्स टू e अपॉन 5 प्लस r इंटू 5, और 3 मीटर में कितने का था 3x e अपॉन 10 प्लस r इंटू 10, डिवाइड कर देंगे, बहुत आराम से स्मॉल r निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा मेरे को क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगला भी। 2 point charges QA and QB whose strengths are equal in magnitude are positioned at certain distance from each other. Assuming the field strength is positive and in the direction coinciding with the positive direction of x-axis, determine the signs of charges for the distribution of the field strength between the charges shown in figure. बेटा देखो ये लिखा रखा है, इस तरीके का ग्राफ है ना, QA के पास में इनफाइनाइट है फील्ड, QB के पास में भी इनफाइनाइट। बेटा जो कॉन्सेप्ट लगना चाहिए ना वो केवल ये है बेटा, फील्ड नियर एनी चार्ज कैन बी कंसिडर्ड ओनली ड्यू टू दैट चार्ज। जो फील्ड किसी चार्ज के पास में होती है आप मान सकते हैं खाली उसी के कारण से होती है, ऐसा नहीं कि खाली बाकी कारण होगी, लेकिन बेटा जब आप चार्ज के बिल्कुल पास चले गए x टेंड्स टू 0 पे, तो उसके कारण जो फील्ड होगी वो k3/x² से x टेंड्स टू 0, फील्ड विल बी इनफाइनाइट, फील्ड विल बी इनफाइनाइट। तो बेटा मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर यहां पर फील्ड दिखा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो खाली इसके कारण ही है, पॉजिटिव में तभी होगी फील्ड जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां पर भी इधर को फील्ड जो आ रही है पॉजिटिव में आ रही है, देखो पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब इसकी तरफ कोई आ रही है, पॉजिटिव मतलब इसकी तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा तभी उसकी तरफ होगी, तो QA इज पॉजिटिव एंड QB इज नेगेटिव। QA से पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड है, अगर QA के राइट में पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तभी अवे होती है बेटा। 1 चार्ज पे +1 चार्ज पे जो फोर्स होता है उसको फील्ड कहते हैं, तो +1 चार्ज को रिपेल करेगा, और यहां पर ये +1 चार्ज को पॉजिटिव में फोर्स लगा रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। Question number 32. A
A conducting wire of uniform cross section is bent to form an equilateral triangle ABC of side L. A current I enters at A and leaves at C. The magnetic field at the centroid O of the triangle is. बेटा देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये तो हमने जनरल किसी भी पॉलीगन में किसी भी वर्टेक्स से एंटर करे और किसी भी वर्टेक्स से लीव करे तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आती है सेंटर पे वो क्या आती है बेटा, जीरो आती है। वो क्या आती है बेटा, जीरो। क्योंकि बेटा सोच के देखो, अगर ये रेजिस्टेंस हो गया RR 2R, ठीक है, तो ये क्या हो गया, R हो गया। I1 R1 I2 R2 बराबर होंगे तो I into 2R will be equal to 2I into R। मैं कह रहा हूं मान लो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या हो गया टोटल बेटा, R और R का मिलके क्या हो जाएगा 2R। तो इसमें करंट अगर I है तो इसमें 2I होगा। तो I के कारण फील्ड अंदर, I के कारण फील्ड अंदर, दो I मिलके जो फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ये 2I है। आप यहां पे भी मान सकते हैं दो वायर है, दोनों में करंट I है, तो I मिलके कैंसिल करने वाले हैं और I सेम डायरेक्शन में और दो I अपोजिट डायरेक्शन में। जब दो I सेम डायरेक्शन में है और दो I अपोजिट, तो आप क्या कहेंगे, नेट फील्ड क्या मिलेगी बेटा, जीरो। क्या मिलेगी बेटा, जीरो। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना। वैसे अगर हम चाहें, मैं जस्ट फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूं, तो बेटा क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। जो फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड आती है बेटा, वो कितनी आती है मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर ये थीटा 1 है और बेटा अगर ये थीटा 2 है, तो जो फील्ड आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर बेटा ये r है तो फील्ड आती है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। थोड़ी जगह कम बची थी है ना, पर मैंने बोल भी दिया साथ में ना। तो और यहां पर बेटा क्या आएगा, अगर ये म्यू नॉट I बाय 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, और अगर मान लो कि दोनों के दोनों जो एंड्स हो वो एक ही डायरेक्शन में, थीटा 1 थीटा 2 सेम डायरेक्शन में हो, तो बेटा क्या आता है, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1, है ना। तो बेटा ये जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करा। कोई भी चीज हो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं ट्राइंगल के लिए जीरो आंसर आएगा, ये स्क्वायर के लिए भी जीरो आएगा, ये पेंटागन के लिए भी जीरो आएगा, हेक्सागन के लिए भी जीरो आएगा। मान लो यहां से आके यहां से निकल रहा करंट, तो इसमें अगर आई जाएगा इसमें आई, क्योंकि 2R दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो दोनों में करंट बराबर होंगे ही होंगे। अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर है बच्चों तो दोनों में करंट बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है बेटा। तो अगर इस आई के कारण किधर को आएगी फील्ड, बाहर को, और इस आई के कारण बाहर को, और दो के कारण किधर को आएगी बेटा, अंदर को, है ना। जो भी तरीका आपका डायरेक्शन देखने का, तो दो के कारण बाहर, दो के कारण अंदर, नेट क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। और सोचो यहां ये मैं 2 पॉइंट ना लेता, मैं मान लो ये लेता, ये 2 पॉइंट लेता कि यहां से करंट आ रहा है यहां से जा रहा है, तो इसमें अगर करंट अगर I होगा तो 3R रेजिस्टेंस है, I इंटू 3R, 3I इंटू R, पर 3I को मैं ऐसे 3 वायर दिखा दूंगा, I और I। तो बेटा 3 वायर के कारण अंदर को मिलेगी फील्ड और 3 वायर के कारण बाहर को, क्या मिलेगी, जीरो। तो बेटा किसी भी वर्टेक्स से आए और किसी भी वर्टेक्स से करंट जाए, बेटा फील्ड क्या होगी नेट में, जीरो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 33, if a graph is plotted between t square and r cube for a planet, then its slope will be बेटा टी स्क्वायर और आर क्यूब में ग्राफ बना रहे हैं और कह रहे हैं स्लोप क्या होगी। बेटा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हम जानते हैं, और ये कहां से डेवलप होता है बेटा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r बाय v। क्योंकि अगर एक चक्कर मारेगा अगर मान लो सैटेलाइट, तो घूमेगा कितना बेटा, 2 पाई r, उससे डिस्टेंस ट्रेवल करना है v स्पीड से, 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v स्पीड से। तो बेटा 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा v स्पीड से, तो बेटा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जाएगा टाइम, v क्या होगा अंडर रूट gm बाय r। तो यहाँ पे r की पावर 3/2 होता हुआ दिख रहा होगा, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब 4 पाई स्क्वायर बाय gm r क्यूब। तो बेटा जो स्लोप आ रही है वो क्या आ रही है, 4 पाई स्क्वायर बाय gm, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब में जो स्लोप हो जाएगी बेटा वो क्या जाएगी 4 पाई स्क्वायर बाय gm। और कहां से डेवलप हुआ है बेटा, 2 पाई r बाय v, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है दैट इज अंडर रूट gm बाय r, और एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 gm बाय r, रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 means displacement law tells us that an extremely hot star looks 35 choose the wrong statement। बेटा कैसा लगेगा एक्सट्रीमली हॉट स्टार, बेटा लैम्डा एमटी कांस्टेंट होता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होती है वो वेवलेंथ कम हो जाती है, लैम्डा एमटी कांस्टेंट। बेटा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ग्राफ आता था, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जिसके करस्पॉन्डिंग ई लैम्डा मैक्सिमम होता है दैट डिक्रीजेस लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी।
ठीक है बेटा। तो बेटा यहां से क्या आएगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेमडा एम डिक्रीज करेगा, दैट इज अगर बहुत हॉट स्टार हुआ तो बेटा विप और वॉयलेट इंडिगो की तरफ शिफ्ट होगा। वॉयलेट या इंडिगो मतलब वॉयलेट के नजदीक ही जाना चाहिए। तो मतलब जितना ज्यादा हॉट होगा उतना वेवलेंथ कम वाले रेडिएशन आएंगे, कम वेवलेंथ मतलब वॉयलेट। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। 1. Nuclear force is the strongest force in nature. 2. Nuclear force is spin dependent. बेटा न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। मतलब न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और बेटा जो वीकेस्ट आता है वो ग्रेविटेशनल आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 3. Nuclear force is charge dependent. अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट, बिल्कुल सेम स्पिन वालों में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज डिपेंडेंट। तो बेटा चार्ज डिपेंडेंट ये गलत बात है बेटा, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 सब में बराबर होता है, तो गलत स्टेटमेंट मिल गई। न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटेड फोर्स, इज अ सैचुरेटेड, यस सैचुरेशन इसमें भी आ जाता है ना। एक लिमिट तक ही ये मतलब बेसिकली बाइंड करके रख पाता है। इसी रीजन से ही जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट रेंज। हर एक मतलब जो पास वाले से ही इंटरेक्शन आप ये कह सकते हैं, और जब एक के पास मतलब अगर मान लो जो कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे आप एफसीसी में बोलते हैं 12 होता है, तो इस केस में भी 12 जब लग जाएंगे तो उसके बाद जब अगला लगेगा तो उस पे इंटरेक्शन अप्रोक्सीमेटली 0 है, सैचुरेट हो गया है ना। तो बस हर एक को अपना पड़ोसी ही खींच रहा है, इसीलिए बेटा जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है, एंड न्यूक्लियर फोर्स में सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है बेटा। 4. Nuclear force is a saturated force. 36. A ball is dropped from the top of a tower when there is a high speed wind. If the wind exerts a constant force on the ball, the path traced by the ball is. बेटा पाथ ट्रेस्ड कैसे होगी बॉल से? बेटा बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिखा भी हुआ है। बेटा देखो ये बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स एक मतलब एक फोर्स और आ रहा है, एक वेट ऑफ एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है mg, है ना बेटा, और दूसरा फोर्स है बेटा विंड का फोर्स, है ना बेटा, ये नेट फोर्स आएगा। अगर बॉडी रेस्ट पे तो जिधर को नेट फोर्स होगा उधर को ही चलेगी, तो पाथ कैसी आएगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसी आएगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, और ये देखो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन उसी तरीके का है। बॉल एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस, वन इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड अदर इज फोर्स ड्यू टू विंड, both of which are constant, thus the ball requires constant acceleration along the resultant direction of force and traces a straight line। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 37. A plane electromagnetic wave propagating along x direction can have the following pairs of E and B. बेटा देखो जो EM वेव होती है बेटा उसमें क्या होता है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E, B एंड C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो वेलोसिटी किधर होगी? आपके डायरेक्शन में, है ना। मतलब मैं जैसे भी मतलब स्क्रीन तोड़ के आपके फोन की, लैपटॉप की या टैब की बाहर निकला हुआ है ना, तो मतलब E इधर को है, B इधर को है और वेलोसिटी इधर को। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो E, B और C आया। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बेटा कह रहे हैं वेव किधर को चल रही है बेटा? x में। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस में होनी चाहिए बेटा? मतलब x में नहीं हो सकती है, तो x में जिसमें दे रखा है ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड x में है, मैग्नेटिक फील्ड x में है, मैग्नेटिक फील्ड x में गलत हो गया, तो एक ही सही आ गया Ex, है ना, Ey और Bz। इलेक्ट्रिक फील्ड y में है और मैग्नेटिक फील्ड z में है। E, B, C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और एक्चुअली रिलेशन क्या होता है? E क्रॉस B इज पैरेलल टू C, E क्रॉस B इज पैरेलल टू C, या B इज पैरेलल टू E क्रॉस B। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आइए देखते हैं। 38. A circuit is shown in figure. Identify the incorrect statement among the following. बेटा इनकरेक्ट जैसे है तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है, नहीं तो आप गड़बड़ कर बैठेंगे, है ना। अब पढ़ना चालू करते हैं ऑप्शन। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में होगा क्या, ये जीरो रेजिस्टेंस वाली पाथ से करंट भाग के जाएगा, कम रेजिस्टेंस वाली पाथ से आता, कम रेजिस्टेंस वाली पाथ ये रही। रेजिस्टेंस केवल और केवल 2 ओम है ना। पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, V स्क्वायर ओवर R आएगी, तो बेटा 20 स्क्वायर ओवर R। R क्या है बेटा? अकेला 2। पाथ में R क्या है बेटा? अकेला 2। तो V स्क्वायर ओवर R में R क्या है? 2, तो V स्क्वायर 400 बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा? 200, है ना। अगर सॉल्यूशन है तो देखते हैं इसका। सॉल्यूशन है लेकिन इतना सिंपल है, मेरे को लगा देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली समझ जाएंगे। तो बेटा 20 स्क्वायर अपॉन 2, बेटा ये पावर हुई 200, बिल्कुल सही है ये। द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, करंट कितना होगा बेटा? V बाय R, 20 बाय 2 10 एम्पियर हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड बेटा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, ये भी बिल्कुल सही। दोनों में 0 है, करंट ही नहीं है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और बराबर है, बिल्कुल सही है। करंट इन दी वायर AB इज 0,
AB में करंट 0 है, झूठ बोल रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, इनका सिर फोड़ देना चाहिए, है ना। वैसे हमको फोर्थ को टिक कर देना चाहिए क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे। 1. The power supplied by the battery is 200 watt. 2. The current flowing in the circuit is 10 ampere. 3. The potential difference across 4 ohm resistance is equal to the potential difference across 6 ohm resistance. 4. Current in the wire AB is 0. ठीक है बेटा, ये पिछले वाले के ऑप्शन से हम पढ़ चुके थे पहले से ही, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 39, एक सेकेंड स्टार्ट करते हैं वापस से। क्वेश्चन नंबर 39, The wire AB is 0. 39. The simple harmonic motion of a particle is represented by an equation x is equal to 10 sin 10t plus pi by 3 and the motion starts at t equal to 0. When does the particle first come to rest? रेस्ट पे कब आएगा बेटा? पार्टिकल रेस्ट पे कब होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो बेटा द वेलोसिटी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं ये इक्वेशन थी। तो बेटा एक्सट्रीम कब आएगा बेटा? जब x की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब sin π/2 बनेगा, तो π/3 प्लस π/6 इज π/2, तो 10t को π/6 कहेंगे, तो t क्या आ जाएगा? 10t इक्वल टू π/6, तो t क्या आ जाएगा? π/60। क्या आ जाएगा बेटा? π/60। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, है ना। आइए अगला, नहीं समझ पाए? देखो, और मतलब गरीब तरीका जो है वो ये, एक और आपके पास प्रेजेंट है, इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है हमें। यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है बेटा? तो वेलोसिटी मिनिमम पूछी है, 0 कब होगी? तो बेटा cos π/2 मतलब 0, तो फिर से इसको π/2 करना है। लेकिन बेटा क्यों x से ही हम डायरेक्टली जज कर सकते हैं वेलोसिटी 0 कहां होती है बेटा? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पे कब आएगा बेटा? ये π/2 जब हो जाएगा, ठीक है। तो 10t इक्वल टू π/6, t विल बी π/60। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे। ये देखिए शानदार सा क्वेश्चन है आपके सामने। 40. What is the Boolean expression for the output for the gate circuit shown in the figure? 41. A person B accidentally slips from a large building and... Oh, sorry, पिछला क्वेश्चन छूट गया। बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा? यहाँ पर A जा रहा है इसमें इनपुट, और इससे क्या जाएगा? A बार, क्योंकि ये नॉट गेट है। और बेटा A B आता है आउटपुट किससे? एंड गेट से। तो ये बेटा एंड गेट है, तो क्या आएगा? A बार। और A बार क्या होता है? हमेशा 0 होगा बेटा। ये 1 होगा तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ये 1 होगा, हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? कह रहे हैं एक्सीडेंटली एक बच्चा गिर गया ऊपर से, इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी इस बुड़बक को, है ना, टी टाइम पे। क्वेश्चन सुन लेते एक बार। Screams with a sound of constant frequency nu as he falls as shown in the figure. The apparent frequency of the sound of the scream as heard by the person A at the top of the building is dependent on time as... अरे बेटा ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा। देखिए ये चिल्ला रहा है तो ये सोर्स है जो कि दूर जा रहा है, और ये ऑब्जर्वर है जो कि स्टेशनरी है, आराम से खड़ा होकर सुन रहा है ना। तो f डैश इज इक्वल्स टू f, जो फॉर्मूला आता है बेटा वो क्या निकल के आता है? अगर सोर्स दूर जा रहा हो तो f डैश इक्वल्स टू f vo ऊपर आता है, vs नीचे आता है। याद रखने का तरीका था lmnop qrst, o पहले आता है और s बाद में आता है, लेकिन ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है। अब सोर्स जा रहा है दूर, सोर्स जा रहा है दूर। अब अगर दूर जा रहा है सोर्स तो क्या होगा बेटा? घटनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पे? जो वेलोसिटी हो जाएगी सोर्स की वो क्या हो जाएगी? टी टाइम पे gt। क्या हो जाएगी बेटा? gt। 1 सेकंड में g से बढ़ेगी वेलोसिटी, टी टाइम में gt से बढ़ेगी। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? न्यू डैश इक्वल टू न्यू v और नीचे सोर्स की वेलोसिटी में gt आ जाएगा, है ना। जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया, ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी v और नीचे vs आएगा, और वो भी एडिशन में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, because frequency will decrease. 42. Question 42. Water enters a house through a pipe with 2 cm inside diameter at an absolute pressure of 4 into 10 to the power 5 pascals. The pipe leading to the second floor bathroom 5 meter above is 1 cm in diameter. When the flow velocity at the inlet pipe is 4 meter per second, find the flow velocity and pressure in the bathroom in meter per second and pascals respectively. ये बेटा बिल्कुल ही आसान और बकवास सा क्वेश्चन है, मतलब खाली कैलकुलेशन करवा रहे हैं बेटा। 2 सेंटीमीटर इनसाइड डायमीटर है इनलेट पे, और जो आउटलेट है बाथरूम पे वहां जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। तो बेटा रेडियस, अगर डायमीटर हाफ हो गया, रेडियस हाफ हो गया, एरिया 1/4 हो गया, तो वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो वेलोसिटी अगर 4 टाइम्स हो गई तो पहले 4 थी तो वहां क्या हो जाएगी? 16 मीटर पर सेकेंड। तो या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन। ठीक है बेटा, 16 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको फिगर दिखाना चाहूंगा।
ये इस तरीके का है बेटा। यहाँ पर जो डायमीटर है बेटा वो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, रेडियस हाफ हो गया तो एरिया 1/4 हो गया। एरिया 1/4 होने का मतलब होगा बच्चों, एरिया अगर 1/4 हो गया बेटा तो वेलोसिटी 4 टाइम्स a1v1 इक्वल टू a2v2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी 4 थी तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगी 16, यहाँ 4 थी तो यहाँ क्या हो जाएगी बेटा 16। ठीक है बेटा, पहला पार्ट। उसके बाद बेटा प्रेशर की बात करी है ना। तो बेटा हम क्या यूज करेंगे, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे यूज करेंगे, यहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का बताना है। यहाँ पे हाइट 0 मान लो, यहाँ पे 5 हो गई है ना। तो बेटा P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट अगर आप जब यूज करेंगे तो यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ की पता है, यहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का निकालना है। यहाँ की हाइट 0, यहाँ की हाइट पता, तो खाली एक ही अननोन है बेटा, प्रेशर एक तो अननोन होना भी चाहिए है ना। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे का प्रेशर मेरे को पता था, ऊपर का मेरे को निकालना था है ना। हाफ रो V2 स्क्वायर उस तरफ ले गए है ना, रो जी H2 इस तरफ ले गए, और बेटा ये H2 माइनस H1 जो है वो 5 है, ये हम जानते हैं। और बेटा V2 और V1 दोनों हम जानते हैं, एक 4 है और दूसरी क्या है 16। तो आप आराम से P2 निकाल पाएंगे, आराम से आप P2 निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, P1 नीचे का प्रेशर आपको क्वेश्चन में गिवन है, हाफ रो V1 स्क्वायर, नीचे की वेलोसिटी 4 है ना। नीचे की हाइट को 0 कह दो, ऊपर की हाइट को 5 कह दो, ऊपर की वेलोसिटी है 16, ऊपर की वेलोसिटी बेटा क्या है 16। तो आप बड़े आराम से P2 निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। 43. A uniform cube of side A and mass m rests on a rough horizontal table. A horizontal force F is applied normal to one of the faces at a point directly above the center of the face, at a height 3/4 above the base. The minimum value of F for which the cube begins to tip about an edge is. मिनिमम वैल्यू F जिसके लिए वो टिप कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा बेटा। जस्ट टॉपल करने की कंडीशन में क्या होगा बेटा, इसके अबाउट टॉपल करेगा है ना। नॉर्मल का पूरा यहीं से पास हो रहा होगा तो इसके अबाउट टॉर्क ले लेंगे, F इंटू 3a/4 बराबर mg इंटू a/2। बेटा जब जस्ट टॉपल करने की कंडीशन होती है तो नॉर्मल रिएक्शन विल पास थ्रू O है ना बेटा। जब जस्ट टॉपल करने वाला है, आप समझिए बात को, कोई भी चीज को अगर आप टॉपल कराते हैं, मैं इस बॉटल को टॉपल कराऊंगा तो बेटा ये खाली और खाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो आएगा जहां पे मतलब जिसके अबाउट टॉपल करेगी, तो नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास कर रहा होगा जिसके अबाउट बॉडी टॉपल करने वाली है। दैट इज इस पॉइंट से ही नॉर्मल खाली पास हो रहा होगा व्हेन इट इज अबाउट टू टॉपल। तो F इंटू 3a/4 बराबर mg इंटू a/2। मेरे हिसाब से शायद आपको समझा पाए। यहां से बड़े आराम से आप F निकाल लेंगे। ये ग्रेटर देन करने की जरूरत नहीं, जब जस्ट अबाउट टू टॉपल की बात करें तो F इंटू 3a/4 बराबर mg इंटू a/2 बाद में इक्वल पे चले जाएंगे है ना। कि इससे ज्यादा फोर्स मतलब जब इसका टॉर्क ज्यादा होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसका टॉर्क ज्यादा होगा इससे, तो टॉपल हो जाएगा है ना। और मतलब F ग्रेटर देन 2/3 mg पे टॉपल हो जाएगा। जस्ट टॉपल होने की कंडीशन 2/3 mg। कह दो आगे समझ में यार, ठीक है। इस पे क्वेश्चन वैसे अगर मैं बनाऊं तो और क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, फिर मैं एक क्वेश्चन इस पे बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन क्या बनता है। बेटा देखो यहां पे F लग रहा है 3a/4 पे, ठीक है। ये mg यहां से पास कर रहा है, जस्ट अबाउट टू टॉपल, जब ये टॉपल होने वाला होगा नॉर्मल यहीं से पास कर रहा होगा, तो F इंटू 3a/4 इज इक्वल टू mg इंटू a/2। 2 2 4, 2/3 mg। a को गुस्से में आके काट देंगे तो F आ गया 2/3 mg। अब बेटा सोच के देखो, इतने फोर्स पे अब ये हमसे पता क्या कह सकते हैं, हमको बताओ म्यू की वैल्यू सच दैट इट टॉपल्स बिफोर स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो बेटा स्लिपिंग होती है म्यू mg पे, तो इसका मतलब म्यू mg इससे बड़ा होना चाहिए। म्यू mg से मतलब म्यू 2/3 से बड़ा होना चाहिए। म्यू 2/3 से बड़ा होगा तो स्लिप नहीं करेगा बिफोर टॉपलिंग। और उल्टा पूछ सकते हैं, इट शुड स्लिप बिफोर टॉपलिंग है ना, तो ये बड़ा होना चाहिए इससे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो बेटा मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर मेरे को कोई कह दे कि मेरे को अगर कोई ये पूछ ले कि अगर म्यू की वैल्यू क्या हो है ना, जैसे यहां पर मैंने F निकाल लिया था 2/3 mg। F क्या निकाल लिया बेटा मैंने 2/3 mg। 2/3 mg पे टॉपल कर रहा है और मैं चाहता हूं तब तक स्लिपिंग ना हो, तो स्लिपिंग के लिए जो फोर्स चाहिए होगा दैट इज म्यू mg है ना, और टॉपलिंग के लिए जो चाहिए जो मैंने निकाली 2/3 mg। अगर स्लिपिंग के लिए जो फोर्स चाहिए इससे बड़ा हो तो ही तो मैं कह सकता हूं कि अब स्लिप नहीं करेगा बिफोर टॉपलिंग। कह दो आगे, क्योंकि स्लिपिंग के लिए फोर्स उससे ज्यादा चाहिए, तो म्यू ग्रेटर देन 2/3 है ना। चलिए नेक्स्ट
लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। Question number 44. An observer A and a charge Q are fixed in a stationary frame F1. An observer B is fixed in a frame बेटा ये कह रहे हैं ऑब्जर्वर ए, ये ना फोटो में ऐसा लग रहा है आदमी चल रहा है लेकिन ये फिक्स है ना, और ये चार्ज भी इसी फ्रेम में फिक्स है, तो ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, फ्रेम में फिक्स है ना, तो ये कहेगा कि भैया ये तो वहीं का वहीं है। तो अगर इसको ये दिख रहा है ये रेस्ट पे है, तो इसको क्या दिखेगा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए विल ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, और बी चल रहा है तो बी को इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में बी को इसका मोशन दिखाई देगा, तो बी को क्या दिखाई देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो बेटा हो क्या जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से एक बार पूरा रन कर देता हूं। F2 which is moving with respect to F1. Read the following statements. A. Both A and B will observe electric fields. B. Both A and B will observe magnetic fields. C. Neither A nor B will observe magnetic fields. D. B will observe a magnetic field but A will not. The correct state. तो A and D करेक्ट स्टेटमेंट हो गई है ना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो वही ऑब्जर्व करेगा जिसकी रिस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल मोशन में है। तो B will observe magnetic field but A will not because A is stationary, charge is stationary with respect to A। तो बेटा ऑप्शन क्या हो गया सही, बेटा A और D करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। बेटा दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देंगी पर मैग्नेटिक फील्ड खाली B वाले को दिखाई देगी, क्योंकि B की रिस्पेक्ट में चार्ज चल रहा है और A की रिस्पेक्ट में चार्ज स्टेशनरी है। नेक्स्ट Statements is out. Question number 45. A parallel plate capacitor has two layers of dielectric as shown in the figure. This capacitor is connected across a bracket. The ratio of potential difference across the dielectric layers is. Question number 1. Find बेटा this ये लास्ट क्वेश्चन था है ना, कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना आएगा। बेटा मैं बस आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, मान लो कि वैक्यूम अगर होता तो उसमें इसी चार्ज पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E होती, तो बेटा इसमें फील्ड क्या आएगी E/2 और इसमें क्या आ जाएगी E/6, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है E/d, तो E/2 × d प्लस और इसमें क्या हो जाएगी E/6 × 2d। मैं लिखा हुआ दिखाया था एक बार आपको। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बेटा देखिए ध्यान से, इसमें E/2 आ जाएगी और d डिस्टेंस है, तो E/2 × d पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आ गया। अगर वैक्यूम होता तो σ/ε0 होती, बेटा अगर k है तो σ/k/ε0। तो इसमें क्या है कि σ/6ε0 मतलब E/6 कह लो यार, E नाम दे दो वैक्यूम वाली को चलेगा ना यार, है ना। तो बेटा क्या है E/2 × d और E/6 × 2d, अब डिवाइड कर लेंगे है ना, ये क्या हो जाएगा 2 3 6, तो 3/2 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन 2। मेरे को लग रहा है शायद आप समझ पाए होंगे, फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत रह गई हो तो आप जस्ट मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं दोबारा एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना। लेकिन आप मेहनत करते रहें, बढ़िया करके पढ़े तो पढ़ते रहें, है ना, और अगला FST और अच्छा करने की कोशिश करें। अगली बार से FST जिस दिन मतलब आपका होगा उसी दिन आपको सोल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा, आप तुरंत देख पाएंगे सोल्यूशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।